तो महात्मा जी ने पूछा, दीपावली के ऊपर आप लोग नगाड़ा ढोल वगैरह बजाते हैं कि नहीं? वो तो हम नहीं बजाते। ठीक है, प्रतीक्षा करो, अभी पशु मरे हैं, अब तुम मरोगे। बाबा जी क्या बोल रहे हैं? यही सच है, मैं कोई शाप थोड़ी दे रहा हूँ, मैं वो बता रहा हूँ जो सत्य है, जो तथ्य है। तुम इस परंपरा का पालन नहीं करते, तुम सब बीमार होने वाले हो। अच्छा, होली के ऊपर उन्होंने जो भी नगाड़ा इत्यादि बजाने की जब जब की परंपराएं शुरू कर दिया, चमड़े का नगाड़ा, पशु मरना बंद हो गए, रोग गायब हो गया। आप ध्यान दीजिएगा, अपनी एक एक भारतीय परंपरा के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान छुपा हुआ है। यदि हम उसकी उपेक्षा करेंगे तो दुख तो होगा ही, हो ही रहा है। उसको समझिए और अपने जीवन में जितना उतार सकते हो उतना उतार लीजिए, आप सुखी और स्वस्थ होने लग जाएंगे। तो खैर, आप लोगों को क्या करना है, वो सूर्योदय सूर्यास्त का समय का प्रयोग करते हुए अपने खेतों में ध्वनि का प्रयोग कर लेना है। तो जो आप ये बनाएंगे मिट्टी, अमृत जल जो बनाएंगे मिट्टी बनाने के लिए, उसको बनाते समय आपने गायत्री मंत्र को लगा दीजिए या कोई और मंत्र अपनी श्रद्धा के अनुसार लगा दीजिए। ये शिव कुमार जी कांसे की थाली दिखा रही हैं, जी हाँ, यही है। मगर इसको बजाने के लिए वो इस प्रकार से पकड़ना पड़ेगा ना, या तो इसमें सुराख करवा के डोरी डालकर स्कूल की घंटी की तरह बजाना पड़ेगा, या फिर 1000-2000 रुपए की स्कूल की घंटी कांसे की आ जाती है, वो लेनी पड़ेगी, या मजीरा लेना पड़ेगा। हाथ में पकड़ के थाली बजाई तो वो गुंजन जो लंबा 1-2 मिनट तक होता है, वो नहीं हो पाएगा। तो अब हमने ये सब कुछ लिया, फिर से बताया, गौमूत्र 1 लीटर हो गया, गोबर 1 किलो हो गया आपका, पानी 110 लीटर हो गया, और गुड़ केवल 50 ग्राम हो गया। सबको घोलकर और हमने एक ड्रम में रख दिया, छाया में, और रखकर प्रतिदिन उसको, सचदेव जी कहते हैं 12 बार घुमाना है घड़ी की दिशा में, दक्षिणावर्त घुमाना है, क्लॉकवाइज घुमाना है लकड़ी की डंडी से। अब ये 12 बार घुमाना है, अभी तक इसका तर्क संगत कोई हमको जवाब नहीं मिला, पर उन महापुरुष ने किसी कारण से कहा होगा। तो ठीक है, घुमा लीजिए 12 बार दाईं ओर, उसको सुबह दोपहर शाम, और जूट के बोरे से ढककर रखिए या कपड़े से ढककर रखिए। उसको आपको प्लास्टिक से नहीं ढकना है, उसमें श्वास प्राणवायु आनी जानी चाहिए, ऐसा 3 दिन तक आपको रखना है। 3 दिन के बाद इसमें एक मैं भूल कर रहा हूँ, वो जो चलो तो 110 सुना लीटर ना मेरे पानी को, है तो अभी मैं नहीं समझ डाला है। नहीं जानता है। ये सब कुछ मिलाकर रखना 3 दिन, और 3 दिन के बाद चौथे दिन आपका जो 110 लीटर पानी है उस ड्रम में डाल देना, फिर अच्छे से घुमा लीजिए उसको दक्षिणावर्त दाईं ओर को। और यदि आप इसको हाथ से जाप करते हुए घोलेंगे तो सचदेव जी कहते हैं गुण बहुत बढ़ जाएंगे। आप में से हो सकता है कुछ लोग दक्षिण भारत के हों, पर जो मैं आपके बारे में आपको बताने वाला हूं, मुझे ऐसा लगता है आपको नहीं पता होगा। आपने देखा होगा दक्षिण भारत के लोग ऐसे सांभर के साथ चावल खाते हैं, ऐसे पूरे हाथ से रखते हैं। पंडित केदारनाथ मिश्र जी, बंद करिए अपने आप को, म्यूट करिए आवाज को। आप अरे, ये केदारनाथ जी नहीं हो रहे हैं म्यूट, ऐसा क्यों है? सर फिर से म्यूट कर दीजिए। हाँ, वो मैंने किया तो था सबको म्यूट, पर नहीं, उन्होंने बाद में ज्वाइन किया रहेगा सर। उन्होंने, अच्छा, उनको पता नहीं होगा, उन्होंने तो लेट ज्वाइन किया रहेगा। म्यूट ऑल। हेमराज जी जरा, हाँ ठीक है, हाँ वो हाँ सर जो जरा लेट ज्वाइन बंद करते हैं ना, रखिए, तो उसमें से आते नहीं ये होगा। आपको म्यूट करिए। तो उनका कहना है हाथ से, तो हाथ से क्यों कहना है? तो मैं आपके बारे में आपका एक रहस्य आपको बता रहा हूँ। पूरे हाथ से भोजन मसल कर केवल दक्षिण भारत के लोग करते हैं, और क्योंकि उनका सांभर पतला रहता है तो नीचे बह जाता है, तो कोहनी से ऊपर तक वो उनको चाटना पड़ता है। तो अब ये कोहनी तक नीचे चाटने का तो कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, वो तो मजबूरी है व्यावहारिकता की। ये जो हथेली से पूरा मसल कर खाना है, इसके स्पर्श के कारण आपके भोजन में स्वाद, सुगंध और बल बढ़ जाता है, ऊर्जा बहुत बढ़ जाती है। हमने प्रयोग करके देखा है, आप देख लीजिएगा। जब भी आप कभी चावल खा रहे हो, दाल भात कुछ खा रहे हो,
पहली बार चम्मच से मुंह में डालिए और उसके स्वाद को याद कर लीजिए। प्रेम से उंगलियों से मसल कर मुंह में डालिए, स्वाद देखिए निश्चित रूप से बढ़ गया। उसके बाद पूरे हाथ से मसल लीजिए। हमारे उत्तर भारत के लोगों को बड़ा मुश्किल लगेगा, अकेले में बैठ के कर लेना। पूरे हाथ से मसल कर देखिए, बहुत अधिक स्वाद बढ़ गया, चाहे नमक मिर्च भी उसमें ठीक से ना पड़ा। तो ये हथेली के मध्य से स्पर्श होने के बाद ऊर्जा का हमारे आहार में स्तर बहुत बढ़ जाता है। आर्ट ऑफ लिविंग के गुरुजी जो श्री श्री रविशंकर जी हैं, वो सबके सामने ऐसे भोजन करना अच्छा नहीं लगेगा, तो क्या करते हैं, ऐसे चावल को और उसमें जो दाल सब्जी है उसको मसल देते हैं। मसल कर उसके छोटे छोटे लड्डू बनाकर रख लेते हैं। उसके बाद एक एक लड्डू उठाकर मुंह में डालते जाते हैं। पर पूरे हाथ से मसलने से चूकते नहीं है वो। इस पूरे पूरे जो हमारे जो पंचभूत का बना शरीर है, इसको ऊर्जा की मात्रा जो मिलनी चाहिए वो एक बार भी कम मिले, ऐसा समझौता नहीं करते हैं वो। बहुत महत्वपूर्ण होगा, तभी तो शरीर माध्यम खरु धर्म साधनम, इस शरीर के माध्यम से तो सब कुछ होना है। तो इसको ठीक से प्रभु के दिए शरीर को ठीक से स्वस्थ और रखना होगा, तभी देर तक हम प्रभु के दिए काम को ठीक से कर पाएंगे। तो हमारा ये जल तैयार हो गया, हो सके तो हाथ से पीजिएगा। अब ये जल बनने के बाद 25 साल तक जो मिट्टी ठीक रहती है। ये जय जी अपने आप को म्यूट करिए। किसी ने, हाँ कुछ करो ना, तो अब आपको मिट्टी बनानी है। वो मिट्टी जो केवल 140 दिन में बनेगी और आपके खेत में डालने के बाद 25 साल तक आपको खाद की जरूरत से मुक्त कर देगी। आपको कई प्रकार के पत्ते लाने हैं। कचरा पत्ते कई प्रकार के, मतलब हरे पत्ते, सूखे पत्ते, पीले पत्ते, काले पत्ते, भूरे पत्ते, सूख गए, इस प्रकार के पत्तों को आप इकट्ठा कर लीजिए। जंगल में थोड़ा घूमना पड़ेगा, खेतों में घूमना पड़ेगा, वो पत्ते इकट्ठे कर लीजिए। कितना चाहिए? 100 किलो आपको ये घास, पत्ते, पराली, ये सब कुछ आपको 100 किलो इकट्ठा करना है। और इनको इकट्ठा करके बारीक आपको इसको काट देना है, आधा इंच 1 वो जो पशु का चारा काटने वाली मशीन वो भी चल जाएगी। अब आपको चाहिए ऐसी मिट्टी जो सीमेंट जैसी धूल बारीक रहती है। कहाँ मिलेगी? जहाँ पे बैलगाड़ियां चलती हैं, कच्ची सड़कें रहती हैं, वहां से वो बारीक धूल इकट्ठी कर लीजिए। तालाब के किनारे, नदियों के किनारे, विशेषकर जो छोटी नदियां या बड़ी नदियां बह रही हैं जिनका तट कच्चा है, वहां पे बहुत बारीक दलदल इकट्ठा हो जाता है। उस दलदल को इकट्ठा कर लीजिए। ये अपने आप को सबसे कठिन पड़ने वाला है ये काम। पर 25 साल तक का खाद की मेहनत ना करनी पड़े तो कोई बात नहीं, ये मेहनत करनी ही पड़ेगी। वो लगभग 225 लीटर लिखा है इन्होंने, तो इनका मतलब गारे जैसी होगी ना वो, तो इसलिए लीटर लिखा, पर आप 225 किलो भी इसको मान सकते हैं। 200 किलो थोड़ा गीला हुआ, 250 किलो, पर जब ये नमी वाली हो तो नमी वाली 225 किलो बन जाए। अब कई प्रकार के बीज आपको 300 ग्राम चाहिए। वो बीज कौन से चाहिए आपको? वो अनाज के भी हो सकते हैं, जैसे मक्का, गेहूं, धान इत्यादि दालें हैं, चना है, तुअर है, मोठ है, मसूर है, राजमा है, मूंग है, ये सारे आपके सब्जियां, मटर, टमाटर, बैंगन, सेम, मेथी, सोया, ये प्रकार के भाजी जो है। और बेल वाले घिया, तोरी, कद्दू, सेम, करेला, कुंदरू, ऐसा कुछ हो जाएगा। और कंद, आलू, शक्करकंद थोड़े बहुत वो भी हो सकते हैं। अरबी है, जिमीकंद है, ऐसे कुछ हो सकते हैं। जिमीकंद का कंद बहुत बड़ा है, छोड़ दीजिए। हल्दी वल्दी हो सकती है। और रेशेदार हो गए भिंडी, कपास और अंबाड़ी। ये सब कुछ नहीं चाहिए। इस एक कैटेगरी में से एक हो जाए, दो हो जाए, चार हो जाए, तो ऐसे लगभग बीज हो जाए 300 ग्राम और कंद हो जाए अलग से 10, 5-10 पीस हो जाए टुकड़े आपके। अब ये सामग्री अपनी तैयार हो गई। इन सबको आपने जो है
संभाल कर रखना। अब इसको प्रयोग कैसे करना है वो क्रम जरा हम समझ लेते हैं। आपको लगभग अच्छा, एक फूल भी आपको गेंदा, चंपा इत्यादि जो फूल कोई मिल जाए, शतावरी, अश्वगंधा, ऐसा कुछ मिले तो वो भी रखना। अब ये जो आपका 100 किलो कचरा है, पत्ते, घास फूस है, इनको बारीक आप 2-3 इंच 4 इंच के टुकड़े काट लीजिए और उनको काट कर जो है, जो आपका जो हम अमृत जल बनाया ना हमने, बोरे में भरकर उसमें डुबा दीजिए, ऊपर पत्थर रख दीजिए जूट के बोरे में, या सीधे डालकर ऊपर से एक फट्टा वगैरह रखकर, लकड़ी का टुकड़ा रखकर ऊपर से दबा दीजिए, वो उसमें डूबा रहे। कम से कम 1 दिन और 1 रात उसमें डुबा कर रखिए सूखे कचरे को। अब इस कचरे को निकाल लीजिए, निकाल कर अब अपना काम अपना शुरू हो जाएगा। क्या काम शुरू होगा? कोई जगह एक चुन लेनी है, 10 फुट 3 फुट, 10 फुट लंबी 3 फुट चौड़ी। सामग्री अपनी तैयार है। अब प्रक्रिया, 10 गुना 3 फुट का आपने लिया, इसमें से 3 का 3.25 हो गया, 10 का 10.5 हो गया, 10.25 हो गया, बहुत चिंता की बात नहीं है। तो इसको आपने ईंट को रखकर या निशान रखकर या बांस का टुकड़ा रखकर आपने 10 गुना 3 का आपने एक आयत तैयार कर लिया। अब भीगे हुए कचरे की आपने परत लगानी है। कितनी? केवल 2-3 इंच मोटी, 2 इंच 2.5 इंच इतनी परत लगाइए और उसमें ध्यान ये रखिए किनारे के ऊपर उसको जरा अच्छे से दबा देना, थपक कर। ऊंचा जाएंगे हम, वो गिरे नहीं। क्यों? दीवार तो लगाई नहीं है हमने, उसको ऐसे ही बनाना है हमको, 2-3 इंच। अब वो जो आप मिट्टी लाए हुए हैं, वो गीली सूखी जैसी मिट्टी है, सुखा दिया आपने उसको तो सरल हो जाएगा। उसको कूट पीस कर वो इकट्ठा कर लीजिए। दोबारा बता दूं कहाँ? नदियों के तट की बारीक मैदे जैसी मिट्टी, वो गीली सूखी जैसी भी हो, एकदम चिकनी, वो पाउडर रहता है। यहाँ पे बैलगाड़ी इत्यादि चलती है, लोग पैदल चलते हैं, उन पगडंडियों की, उन रास्तों की धूल जैसी मिट्टी, वो धूल जैसी मिट्टी, सब धूल है मुख्य चीज, वो अपने को 225 किलो इकट्ठी करनी है। और वहां पे यदि महुआ के, बड़ के, पीपल के ऐसे वृक्ष होंगे तो अति उत्तम, वहां की धूल सर्वश्रेष्ठ है। तो ये अपने को 225 किलो थोड़ी नहीं है ना? यदि हम कट्टे भरेंगे, सीमेंट के कट्टे भरेंगे तो कितने भर जाएंगे? 5 कट्टे तो 4.5 कट्टे तो भर ही जाएंगे पूरे। 50 किलो का एक कट्टा तो 4 हुए तो 200 किलो, आधा कट्टा और। तो ऐसे हमको 5 छोटे बोरे तो भरने पड़ेंगे, प्लास्टिक वाले जो है, 4.5। अब ये धूल अपने आप को उसके ऊपर छिड़कनी है, तो धूल का तो पता भी नहीं चलेगा। 1/4 इंच से मोटी तो हमको धूल की परत डालनी नहीं है। कितनी हो जाएगी वो? एकदम बारीक 2 सूत, थोड़ा ऐसे छिड़क कर सारे में। मिट्टी के कारण इसको जमाना, किनारे से दबाना आसान हो जाएगा, पकड़ बन जाएगी, है ना? वो गारे का काम करेगी। फिर वो 2-3 इंच ऐसे आपको तब तक ये परत लगाते जाना है धूल की और इसकी, जब तक कि वो 3 फुट की ना बन जाए ढेरी। तो ऐसे आपको 25, 30, 35 परतें आपको जितनी लगानी पड़े, 5 परत के बाद इसके ऊपर आपको चलना है और चलकर अच्छे से दबा देना है। तो अपने को 3 चीजें डालनी थी ना, अभी हमने 2 ही की बात की है। पहली चीज डाली हमने, वो कचरे का टुकड़े डाले, फिर भिगोए हुए अपने जो वो जो है मिट्टी का धूल डाली हमने उसके ऊपर, और उसके ऊपर फिर तीसरी चीज हमने वो जो हमने जल बनाया हुआ है वो छिड़कना है उसके ऊपर, तर कर देना है, इसको बहने ना लगे, बस इतना ध्यान रखिएगा। अच्छे से भिगोना है और 5 लेयर बनाने के बाद आपको उसके ऊपर चलकर उसको फालतू हवा निकाल दें। और उस समय भी वहां पे कोई अच्छी ध्वनि चल रही हो, संगीत चल रहा हो, आप भी कोई जाप कर रहे हो, तो परिणाम कई गुना बढ़ जाएंगे। जब ये 3 फुट आपका ऊंचा हो गया, सारी सामग्री समाप्त हो गई, फिर इस ढेर ढेर को आपको जो है सबसे ऊपर जो है मिट्टी गोबर से बंद कर देना है। थोड़ा मिट्टी डाल दीजिए, गोबर भी थोड़ा मिला के डाल सकते हैं उसके ऊपर आप, और घास फूस लेकर, वो गेहूं का पराल है या कोई भी है आपके पास, धान का है, उससे पूरा ढक दीजिए, 3 इंच मोटी परत उसके ऊपर ढक दीजिए पूरा। 7 दिन तक इसको ढका रहने दें।
7 दिन के बाद आपने ऊपर की घास हटानी है और इस सारे को पलटा मार देना है, अलग ढेर करना, मिलाना और मिलाकर जो है जो कच्चा सामग्री है बीच में डालना, जो थोड़ी गल गई है उसको किनारे पे डाल के फिर वही 3 फुट की ऐसे ढेर बना देनी। ये आपको 7 दिन बाद करने के बाद 1 दिन छोड़कर करते जाना है। 1 दिन या 2 दिन छोड़कर आपको करते जाना, करते जाना, करते जाना। अब जब आप इसको लगभग 28 दिन बीत जाएंगे, लगभग 13-14 बार इसको आप ढेर को 7वें दिन पर नहीं, क्षमा करें मैं गलती कर रहा हूँ, 2 दिन नहीं 7 दिन छोड़कर पलटेंगे आप। 7-7 दिन बाद हमने पलटा 4 बार तो 28 दिन अपने हो गए, लगभग 1 मास। उसके बाद इसको फिर जो है आपने थोड़ा सा पानी यदि इसमें अधिक हो, मान लीजिए आप पलटा मार रहे हैं 7वें दिन तो कुछ प्रिकॉशंस, मान लीजिए आपको लगे गीला ज्यादा हो गया ये तो थोड़ा खुला छोड़ दीजिए, पानी थोड़ा धूप से उड़ जाए फिर ढेर बना देना। कितना पानी? पकड़कर निचोड़ा तो 2-4-10 बूंद निकले तो ठीक है, यदि पानी ऐसे आराम से खूब निकल रहा है तो पानी ज्यादा है, और यदि 5-10 बूंदे निचोड़ के नहीं निकली तो सूखा है, तो वही जो हमने पानी जल तैयार किया हुआ अमृत जल वो स्प्रे कर देना, छिड़क देना है इसके ऊपर। तो अपना ये 28-30 दिन में जो है पहली स्टेज पूरी हो गई। 4 बार हमने पलटा 7 दिन के बाद तो अपनी फर्स्ट स्टेज पूरी हो गई। अब हमको क्या करना है, इसके ऊपर ढेर बनाकर वो जो 300 ग्राम बीज है वो बो देने। बीज है, दाल है, फूल है, सब्जियों के बीज है, बेलों के बीज है, सब बो देने। और कंद के रूप में उसमें आलू, छोटे छोटे आलू 10-15-20 आलू बो देंगे, हल्दी बो देंगे, ऐसा कुछ बो देंगे। 21 दिन के बाद, लगभग 20-21 दिन के बाद जो दाल के बीज हैं, जो आपके अनाज के बीज हैं, जो सब्जियों के बीज हैं, वो उगने लगेंगे, ऊपर उठाएंगे। अब आपको क्या करना है, उसको आपने 25% कोमल पत्तों को तोड़ देना है, 75% रहने देना है। 7 दिन के बाद पत्ते थोड़े पक जाएंगे और पत्ते तोड़कर डालने का है, उसी ढेर में डाल देने हैं, पूरा ढेर भर जाना चाहिए आपका, इतने बीज उसमें 300 ग्राम से हो जाएगा। 7 दिन के बाद वो जो पके हुए पत्ते 25% वो तोड़ दीजिए। 7 दिन के बाद इस प्रकार ये अपने को 3 बार करना है, पूरा पौधा उसमें डाल देना है। अब वो पौधे बारीक काट भी सकते हैं, पूरे पौधे डाल दिए आपने उसमें और उसको अच्छी तरह से फिर ढक देना है वही घास से। पानी जांच करते जाइए, अमृत जल की जरूरत है छिड़कते जाइए। उसको फिर 3 इंच की घास से ढककर छोड़ दीजिए और उसको फिर जो है आपको 20 अपना 7-7 दिन के बाद पलटी मारने का क्रम शुरू कर देना है। फिर 4 बार करेंगे तो हमारा 28 दिन, 30 मान लीजिए, 30 दिन, 30 दिन, 60 दिन, और ये पौधे उगने के फिर हमारे जो है 21 दिन एक हुआ, फिर 7 दिन, फिर 7 दिन, 14 दिन। इस प्रकार अपने ये हुए 21 दिन, 14 दिन और वो जो 28-30 दिन और 28-30 दिन। इस प्रकार लगभग ये 130-140 दिन अपने बन जाएंगे। अब ये अपनी अमृत मिट्टी तैयार हो गई। गुरुजी आवाज किसकी आ रही है? ये ठक ठक की आवाज आ रही है, ठक ठक की आवाज आ रही है। हाँ, ये नितेश जी, हमने एक जिसको कहते हैं ना, हमारी पंजाबी में कहते हैं पंगा लेना, हमने पंगा ले लिया। 9 महीने आज हम हिसाब लगा रहे थे, 10 महीने नहीं, ये 9वां महीना चल रहा है। जैसे माता के गर्भ में संतान को बनने में 9 मास लगते हैं, ऐसे हमारे छत के ऊपर आप लोगों के बैठने की जगह बन रही है। तो मिस्त्री जो है सब भगा दिए, पर एक मिस्त्री अभी भी लगा हुआ है, तो उसकी ठक ठक है। ज्यादा है क्या, बंद कर दें? नहीं चलेगा ना जी? आपको व्यवधान होता होगा है? तो ये वो है, कोई तो बात नहीं। जी चलेगा। तो अपनी ये अमृत मिट्टी बन गई जी। अब इसको उठाकर अपने खेत में डाल दीजिए। इस मिट्टी की खुराक वो देते रहिएगा। इसके जीवाणुओं को क्या देना है अपने को, वो जो उपज हमारे जो हुआ करेगी, उसका जो घास पात बचेगा सूखा, उसको बारीक काट कर इसमें फैला देना है।
वो दबा दिया तो ऑक्सीजन नहीं जाएगी, बीज नहीं उगेंगे। उसको दबाना नहीं है, थोड़ा ढीला ढीला पड़ा रहने देना। और गोबर गौमूत्र जो हम कल बात कर रहे थे ना, 10 लीटर गौमूत्र में 1 या 2 किलो गोबर डालकर और 10 दिन के बाद 150 ग्राम गुड़ और 10-15 दिन के बाद उसको पानी के रूप में छिड़क देना नमी के लिए। नमी की स्थान पर ही जीवाणुओं की, बैक्टीरिया की जो वो जीवन चक्र चलता है, सूखे में तो नहीं चलेगा। इसलिए उसमें नमी हमको बनाए रखनी है। सूखा कब चाहिए? गेहूं पक रही है आपकी, तिलहन पक रहा है, उस समय सूखा रखना है। बाकी समय में तो जब पकने की कोई जरूरत नहीं है फसल को, तो कोई नमी चलेगी, अपने को सूखा रखने की जरूरत नहीं है। तो ये जब हमारी मिट्टी बन गई तो अपना काम फिर जो है 5 महीने की मेहनत के बाद, 4 महीने, 4 साढ़े 4 महीने की मेहनत के बाद अपना काम बहुत सरल हो जाएगा। वो जो हम एक बार खर्चा करके बांस लगाएंगे, धोतियां चारों ओर घेरा बनाएंगे, उसके कारण जो हमारे वीड उड़कर आते हैं, आपको कल बात होगी, इतना बीज स्मरण है ना? तो धोती बांधनी 8 फुट ऊंचाई तक, याद है सबको? ऐसे तो इशारा तो करिए। हाँ, याद है सबको, ठीक। तो उसके कारण खरपतवार अपनी 90-95% समाप्त, रोग अपने 90-95% समाप्त। और जब हम धुंध वाली वो बेस्ट इरिगेशन करेंगे तो पानी की 70-80% खपत कम। ये अपना एक खेती का तरीका बन जाएगा। एक जो संदेश मुझे काफी लंबा सा आया था, उसमें उन्होंने बहुत प्रश्न किए थे, हो सके तो उनको कहता हूँ अपनी पूरी पोस्ट फिर से डाल दीजिए चैट बॉक्स में। तो हम देख लेंगे उसको। पर उसमें जो अभी मुझे याद आ रहा है, उनको ये सुनाई नहीं ठीक से दिया कि एंजाइम का कैसे प्रयोग करना है। एंजाइम याद तो है ना, 1:3:10 के अनुपात में बनाना। 28-30 दिन तक उसको जो है 1-1, 2-2 दिन के बाद गैस निकालना, फिर 1 मास तक 7-7 दिन बाद गैस निकालना, 2 मास हो गए, फिर 15-15 दिन बाद 2 बार निकालना, 90-95-100 दिन के बाद छान देना। प्रयोग 1 लीटर में 1 ml डालकर 10-10 दिन के बाद 3 बार डालना। उससे वो पूछ रहे हैं कौन से विष खत्म होंगे? अरे जो मेटेलिक पॉइजन है, जिनको वो कहते हैं वैज्ञानिक असंभव है खत्म होना, मेरा अनुभव ये कहता है वो भी समाप्त हो गए। मरकरी का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। क्यों? कितने भी विष हमने डाले हुए, वो उपज एकदम लहलहाकर बढ़ने लगती है इसको डालने के बाद। तो मुझे लगता है उस मिट्टी में से पूरे रेजिड्यूल इफेक्ट्स केमिकल्स के समाप्त हो जाते हैं, जिसमें 10-10 दिन के बाद 3 बार पड़ गया। 3 बार के बाद फिर 1 मास में 1 बार डालते रहिए। क्या समस्या आपने को? जो भी सिंचाई का पानी है उसमें अपने एक ड्रम 200 लीटर का ले लिया, 200 लीटर में 200 नहीं, आपने 500 ml एंजाइम डाल दिया, जितना मैंने कहा उससे 2.5 गुना डालकर, और उसमें एक छोटा सा सुराख कर दिया तले से 1 इंच ऊपर, और एक फट्टा रखकर आपके जो बहता पानी जा रहा है उसके ऊपर रख दिया, पतली सी धार, मूत्र जैसी धार उसमें गिर रही है पानी में, वो और डाइल्यूट हो गई कई गुना। यानी 1 लीटर में 1 ml भी नहीं रहा, वो 100 लीटर में 1 ml जा रहा होगा एंजाइम। गिरने दो, जाने दो अपने खेत में। कई प्रकार के खनिज उसको शायद इससे मिल जाएं, तो वो अपने लिए प्रयोग हम कर सकते हैं। महीने में 1 बार आप स्प्रे से डालेंगे या पानी में सिंचाई में डालेंगे, कैसे डालेंगे वो कर लीजिए। और भी कुछ आपको समझ ना आया हो तो यहाँ पे भी प्रश्न डाल दिए। हाँ, ठंडे पानी में सेंधा नमक नींबू डालकर कितने दिन पीना चाहिए और दिन में कितनी बार पीना चाहिए? यूनान के किस इतिहासकार की बात कही गई थी जो पिरामिड के बारे में बताते थे? वो जो किताब का नाम है उसका नाम है सेल्टिक ड्रूइड्स, CELTIC, सेल्टिक ड्रूइड्स, CELTIC, सेल्टिक ड्रूइड्स। देखता हूँ अगर टाइप हो जाए तो कर देती हैं। टाइप मैसेज, हाँ है तो ऑप्शन, सेल्टिक ड्रूइड्स। हाँ हो गया, सेल्टिक इस पुस्तक को आप पढ़ेंगे, सेल्टिक ड्रूइड्स को, शायद नेट के ऊपर भी मिल जाए, तो आपको ये कथन मिल जाएंगे कि भारत के आए हुए द्रविड़ ब्राह्मणों ने ये 5000 साल पहले पिरामिड बनाए, जो वास्तुशास्त्र का
श्रेष्ठ नमूना है और इतना बड़ा एक रहस्य है जिसके ऊपर $100 करोड़ का एक शोध प्रकल्प शुरू किया था अमेरिका ने, और उसका निष्कर्ष ये था, उन्होंने कहा, हु हैज इन्वेंटेड दिस मिरेकुलस एंगल, ये चमत्कारिक कोण किसने बनाया है जिसके नीचे वस्तुओं का गलना सड़ना बंद हो जाता है, 5000 साल बाद भी गलती सड़ती नहीं है चीजें। वो मम्मियों का आयु केवल मसालों के कारण नहीं है, वो आपके द्रविड़ ब्राह्मणों के द्वारा जो बनाए गए पिरामिड है वो है। अब जब मैं द्रविड़ ब्राह्मण कहता हूं तो द्रविड़ ब्राह्मण से मत समझिएगा सब काले ही होते हैं, बहुत गोरे भी होते हैं, और यदि काले द्रविड़ होते हैं तो राम द्रविड़ थे। और जो कृष्ण थे वो द्रविड़ थे, उनके भाई जो थे कृष्ण के वो आर्य थे। फिर तो ऐसा कहना पड़ेगा लक्ष्मण आर्य थे और भगवान राम द्रविड़ थे। ये सब झूठ से भरा हुआ, सबको भारत को तोड़ने का एक पश्चिम के विद्वानों का प्रयास है। फिर तो कुंती भी द्रविड़ थी, और हमारे वेद व्यास भी द्रविड़ थे, है ना। आप तो कहते हैं उन्होंने जो है ब्राह्मणों वाला जो है भारत को जो है जो दमन करने वाली नीतियां थी वो व्यास जी ने लागू की, उनके द्वारा वो सब आए, उन्होंने ये सब कुछ रचा, तो फिर वो तो द्रविड़ थे, तो बहुत काले रंग के थे। ये सब झूठ से भरा हुआ। खैर, तो वो पढ़िए द सेलेटिक ड्रूइड्स, हाउ टू यूज ऑफ अमृत धारा इन एग्रीकल्चर। वाह, सुंदर प्रश्न है, इसके ऊपर आ रहा हूं मैं अभी। हाँ, ये सतगुरु जग्गी वासुदेव जी के प्रयोग के बारे में पूछ रहे हैं, और दूसरा ये पूछ रहे हैं ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड कैसे बनाने। हाँ, आज का विषय है, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड बनाएंगे आज। तो ये अपना अमृत मिट्टी का प्रयोग हो गया। अब अमृत मिट्टी के बाद हम आते हैं अपना कीटनाशकों की तरफ। कीटनाशक कैसे बनाने हैं अपने को, तो कीटनाशकों में जो एक चार्ट बना हुआ उत्तराखंड की सरकार ने छापा था, उसमें क्या किया था, उन्होंने बताया था कीटनाशक जो जैविक है, प्राकृतिक है, उनकी एक सूची है। उसके बाद फिर उन रोगाणुओं कीटाणुओं की सूची है जो फसलों को नष्ट करते हैं, और उसके नीचे जो ग्राफ बना है उसमें वो स्केयर बने हैं, उसमें बताया है कौन सा कीटनाशक इसके ऊपर काम करता है। जो सबके ऊपर काम करता है वो कौन सा था, नीम। जो 98% रोगों के ऊपर काम करता था वो नीम था, बाकियों की अपने को जरूरत ही नहीं रह जाती। आपको हमने बताया था कि कोई भी कीटनाशक या कुछ बनाना हो इस प्रकार का हमको, तो 10 लीटर गौमूत्र में 2.5 से 3 किलो, आप 3 ही किलो मान लीजिए, हरे वनस्पति पदार्थ हमको डालकर 10-15 दिन सड़ाने चाहिए। तो ये सिद्धांत तो पक्का हो गया, 10 और 3 का अनुपात तो निश्चित हो गया। अब हम गौमूत्र में कीटनाशक बनाने के लिए क्या क्या डालेंगे। पहली चीज तो नीम हो गया। अब जब नीम डालेंगे तो नीम अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड हुआ तो सब बेकार हो जाएगा प्रयास, आप कहेंगे नीम काम ही नहीं करता। नोएडा में हुआ, एक लड़की ने, महिला ने फार्म हाउस चलाया और कहा जी मेरे तो खेतों में इतनी बीमारियां हैं, नीम की मैं कीटनाशक जो आपने सिखाए थे वो तो मैं डालती हूँ, कोई असर नहीं होता। एक दिन हम घूमने चले गए अपने 4-5 साथियों के साथ, दिखाइए, बड़ा परेशानी थी हमको कि नीम काम नहीं कर रहा, ये कैसे हो सकता है, गौमूत्र काम नहीं कर रहा, कैसे हो सकता है। तो वहां जाकर हमने नीम को देखा, पूरा नीम के वृक्ष सारे के सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड थे। अब तुलना कैसे करें कि ये जीएम है तो नॉन जीएम कौन सा है। मेरे साथी जो एक विनोद शर्मा वहां गए थे, वो बाहर से तोड़ कर ले आए नीम। दोनों की ऊर्जा को जब हमने देखा, हाथ में पकड़कर अपने शरीर के बल को देखा, बढ़ा के घटा, बाहर की नीम से बढ़ा, अंदर जो उस महिला के लगे हुआ नीम था उससे घटा, प्रमाणित हो गया कि वो नीम जीएम है। तो अगर आप जीएम नीम का प्रयोग कर रहे होंगे तो कैसी बात बनेगी। वो लोग तो करोड़ों करोड़ों डॉलर खर्च करके आपकी वनस्पति को नष्ट कर रहे हैं, और जिनको बर्बाद कर रहे हैं वो सोए पड़े हैं, वो सरकार सोई पड़ी है, वो वैज्ञानिक सोया पड़ा है, और जनता को सुला दिया गया है मीडिया के द्वारा।
और जागना होगा उनको। तो जांच करिए। कैसे जांच करेंगे? एक तो हाथ में पकड़कर, ऊर्जा विज्ञान की जो तकनीक आपको बताई है, और दूसरा, नीम की उंगली जितनी मोटी टहनी को तोड़ेंगे अगर आप, तो टूटेगी नहीं, वो लचकदार होगी, यदि वो नकली नीम है तो। और अपना असली नीम है तो थोड़ी ज्यादा मोटी टहनी भी कड़क से टूट जाएगी, आराम से। दातुन बनाकर चबाएंगे तो एकदम कुचली जाएगी। और वो जो जीएम है उसका रेशा इतना मजबूत कठोर है, वो आसानी से चबाई नहीं जाएगी। सरल से प्रयोग है दो, इससे आप जान सकते हैं। तो पहली चीज अपने को क्या लेनी है? नीम। दूसरी चीज नीम, तीसरी चीज नीम। निवाली ले लो, छाल ले लो, टहनी का छिलका ले लो। पर यदि उपलब्ध हो तो नीम पहला लेकर दूसरा करंज ले सकते हैं, आक ले सकते हैं, धतूरा ले सकते हैं, और जिसको गाय नहीं खाती अपने देसी पौधे कनेर, वो ले सकते हैं। एक अपना बन धनिया एक ऐसा होता है जिसको कोथमीर कहा है पुराने वैद्यों ने। बड़ा बड़ा धनिया जैसा पत्ता होता है, पानी के किनारे होता है, और उसमें पीले पीले फूल लगते हैं। उसको कूट कर जब पानी में डालो तो मछलियां जो है वो मरने लगती हैं, वो मारने के लिए प्रयोग करते हैं उसका, वो डाल सकते हैं। फिर एक जो बहुत अच्छा अपने पास कीटनाशक है, सस्ता है, उसका नाम है बच बचा। अगर बचा के नाम से आप संस्कृत का लिखकर ढूंढेंगे नेट के ऊपर तो मिल जाएगा। एकोरस कैलेमस लिखेंगे तो उसकी फोटो मिल जाएगी, आप पहचान लेंगे आपके प्रांत में क्या नाम है, पता लग जाएगा। ये डाल सकते हैं, जबरदस्त कीटनाशक है और जबरदस्त नाड़ियों का शोधन करने वाला है। पैरालिसिस में हम इसका प्रयोग करते हैं तो ब्लॉकेज खुलने लगती है इससे। और इसका एक और प्रयोग है, मध्य प्रदेश के वनवासी जब सांपों वाले जंगल में जाते हैं, छत्तीसगढ़ झारखंड वाले जाते हैं, एकोरस कैलेमस यही बचा, इसका एक टुकड़ा अपने पाँव में टखने पे बांध लेते हैं और चले जाते हैं जंगल में। सांप भाग जाते हैं, निकट भी नहीं आते। इस सांपों के लिए बहुत बढ़िया उनको भगाने का उपाय है बचा। कहीं आपके सांप बिच्छू घर में हो तो इसका अर्थ क्या हुआ? उसको अपना गौमूत्र में भिगो दीजिए पीस कर, और 25-50 ग्राम पीस कर भिगो दिया। 100 रुपए किलो होगा। सूखी जड़ें जंगल से लाओ, मुफ्त में मिल जाएगी, पानी में ही उगता है ये, थोड़ा गहरा, कम गहरा पानी जहाँ पे हो उसी में उगता है ये। गन्ने जैसे पत्ते हैं और ऊपर कोई टहनी नहीं निकलती, बस सीधे पत्ते ही निकलते हैं। बहुत तीखी गंध वाली जड़ें होती हैं। तो ये बचा डाल सकती हैं आप। तो 100 ग्राम को आपने 1 लीटर गौमूत्र में भिगो दिया। 10-5 दिन के बाद फिर उसमें जो है आपने 100 ग्राम गौमूत्र में 1 लीटर पानी मिला के स्प्रे पंप से छिड़काव कर दिया। आपको तो कुछ नहीं होगा, ये कीट भाग जाएंगे जो हानिकारक है। तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। खैर, तो आप वो भी डाल दीजिए उसमें। तो यदि आपने 10 लीटर गौमूत्र में 100 ग्राम बचा डाली और बाकी सारे पत्ते मिलाकर कुल 3 किलो वो डाल दिए। और यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरे पौधों के ऊपर नजर आने वाले कीट बहुत हैं, जो सामने नजर आती हैं, इल्लियां बहुत हैं, तो उसमें आप हरी मिर्च कूट कर 250 ग्राम, नहीं तो लाल मिर्च कूट कर 50 ग्राम वो डाल देना। लहसुन 150 ग्राम डाल देना। तो ये दोनों चीजें क्या करेंगी? वो जो एमवे का बना हुआ है एप्साइटी, शायद 1000-1200 रुपए का है, वो क्या करते हैं, कहते हैं पौधों की सरफेस टेंशन को तोड़कर दवाई को अंदर ले जाता है। उसके कारण कम दवाई का अधिक प्रभाव होता है, पर वो आपको मारने का काम भी ज्यादा करता है, अच्छे से करता है, क्योंकि वो आपकी बॉडी के सेल्स की डिफेंस सिस्टम को भी तोड़ देता है। जो विष आपको थोड़ा नुकसान करेगा वो पूरे आपके डीएनए तक पहुंच जाएगा, इतना खतरनाक है वो। तो आपको ये मिर्च और लहसुन जब डालेंगे तो इसका प्रयोग करिए। और जब इसको छिड़कने लगे, तो अभी एक ने प्रश्न किया, उन्होंने शायद कहीं हमारा सुना होगा या कहीं किसी और का सुना होगा। आपको एक पंप में, 15 लीटर के पंप में 1 या 2 ml अमृत धारा डालकर अच्छे से हिला देना है। बस 15 लीटर में 1 से 2 ml अमृत धारा बनाना अभी सिखा देंगे आपको। जब आप उसका छिड़काव करेंगे तो ये पौधे के सिस्टम के अंदर चला जाएगा।
तो ये कॉन्टैक्ट पॉइजन भी बन जाएगा और सिस्टेमिक पॉइजन भी बन जाएगा। सिस्टेमिक कैसे बनेगा? क्योंकि सिस्टम में चला गया। कॉन्टैक्ट पॉइजन कैसे बन जाएगा? मिर्च और लहसुन के कारण, बचा के कारण, छूते ही कीटों को समाप्त करेगा। अमृत धारे का एक प्रयोग और हमने किया, बहुत अच्छा परिणाम आया। हमारे पास थोड़ी सी जगह है, छोटी सी, जिसमें एक अनार का पौधा हमने लगा दिया। शहर में रहते हैं हम लोग, तो पौधा लगाया तो उसमें फिर वो एक तितली लगती है ना, अंडे दे देती है फूल के अंदर, और फिर अनार जब बनता है तो छोटा ही सड़ने लगता है। फिर वो कीट उसमें से सुराख बनाकर बाहर निकलता है, पूरा अनार सड़ जाता है। हमने क्या किया, हमारा पहला प्रयोग था ये, जहर तो अपने को डालना नहीं था। हमने क्या किया, अमृत धारा, स्टेप बोरर ने और रूट बोरर ने जहां सुराख किया था, अमृत धारे को 1 ml अमृत धारे को हमने लगभग 50 ml पानी में अच्छे से फेंट कर सिरिंज भर ली और उसकी सुई आगे से हटाकर सिरिंज से उस सुराख में अंदर डाला, रूट बोरर ने जो किया था या स्टेम बोरर ने, और बाहर उसको बंद कर दिया चिकनी मिट्टी से। फूलों के ऊपर छिड़काव कर दिया, कलियों के ऊपर छिड़काव कर दिया उसका पानी में घोलकर। अमृत धारा वही अनुपात रखा, 15 लीटर में 1 या 2 ml वो डालकर छिड़क दिया गौमूत्र मिलाकर। 5 साल तक मेरे अनार में कीड़ा नहीं लगा। 5वें या 6ठे साल में थोड़े कीड़े लगने शुरू अब हुए हैं। बस एक बार डालिए और 4 साल आराम, पूरा सिस्टम में चला गया। बायोडिग्रेडेबल है। आदमी का ज्वर है, दमा है, एलर्जिक अस्थमा है, उस हमारे मित्र प्रयोग कर रहे हैं। अभी लखनऊ के एक डॉक्टर का प्रातः फोन आया था, तो मैंने कहा आज समय कम है, हम कल बात करेंगे। तो उन्होंने बताया, कहते गुरुजी इतना कमाल हो रहा है कि मेरे मतलब दर्जनों रोगी ठीक हो गए इससे, मेरे पेट के रोग खुद के खत्म हो गए, यानी 1 बूंद पी लेता हूँ अमृत धारा। अब जिस अमृत धारा के इतने मैं गुणगान कर रहा हूँ, उसको बनाने का तरीका सीख लीजिए। मान लीजिए आपको शुद्ध कपूर भीमसेनी ढूंढकर मिलेगा, नकली कपूर तारपीन से बना हुआ, मिट्टी के तेल से, बिरोजे से बना हुआ मिल रहा है। तो असली कपूर यदि कहीं मिले, 100 ग्राम कपूर, और दूसरी चीज के अंदर डालिए असली वाला पेपरमिंट 50 ग्राम, सत अजवाइन 50 ग्राम। गाजियाबाद से मुझे सत अजवाइन अच्छा मिला, उसकी एनर्जी भी देख ली हमने, वो असली था। कपूर के बारे में हमें बहुत परेशान होना पड़ रहा है। खैर, सबको अलग अलग लाइए, खुले मुंह के शीशी में, एक में जार में डाल दीजिए, पूरा दिन धूप में रखिए, शाम तक ही गाढ़ा गाढ़ा घोल बन जाएगा और बाजार की अमृत धारा से 5, 7, 10 गुना ज्यादा तेज होगा। बाजार का अमृत धारा आप 10 बूंद ले सकते हैं, ये आपको 1 बूंद से अधिक नहीं लेना है, इतना तेज है। खांसी, जुकाम, बुखार कुछ भी हो, बस 1 बूंद दीजिए, अधिकांश ज्वर उतर जाएंगे। अगर ये हमारे होंठों के आसपास लगे तो बहुत जलन करता है, आंखों के आसपास लगे तो भयंकर जलन करता है, तो वो ध्यान रखिएगा, उसमें नहीं। तो ये इसको अपना 100 ग्राम 200 ग्राम बनाकर रख लीजिए। तो बाजार का अमृत धारा शायद 2 ml आता है आपका, 20 रुपए का होगा, तो आपका 1 ml पड़ गया 10 रुपए का, 10,000 रुपए लीटर हो गया। तो ये 10,000 रुपए लीटर का अमृत धारा जब आप स्वयं बनाएंगे तो आपका 3,000 रुपए लीटर बन जाएगा। और इसका खराब तो आजीवन नहीं होता, कांच की शीशी में रखिए, जीवन भर प्रयोग कर सकते हैं इसका। ये अपना अमृत धारा बन गया। तो अमृत धारा इन एग्रीकल्चर हो गया जी। नीम का एंजाइम किस नाशक का काम करता है? कीट, हाँ, नीम का एंजाइम कीटनाशक का काम कर सकता है। हमारे किसी फौजी को ल्यूकोडर्मा फुलबेरी हो गई थी, श्वेत कुष्ठ, तो उन्होंने नीम का एंजाइम लगाया, तो उन्होंने छोटे बेटे ने ऐसे ही दे दिया उठाकर, ये लगा लो, मेरे से पूछा भी नहीं। तो उनका संदेश आया, मेरा ल्यूकोडर्मा ठीक हो गया। तो चर्म रोगों पे काम कर रहा है, तो फिर बाकी रोगों पे भी काम करेगा। परख कर देखिए। अभी ये सब ट्रायल सैकड़ों होने वाले हैं, हम सबको मिलकर करने पड़ेंगे। सारा प्रयोग करके उनका परिणाम बताना केवल मेरा अकेले का तो ठेका नहीं है, ये तो हम सबका ठेका है। हम सबको प्रयोग करते जाना है और एक दूसरे के साथ साझा करते जाना है, व्हाट्सएप पे डालते जाना है। अब है, किन घातक रसायन को नष्ट कर दे?
हाँ, उनकी सूची कौन से रसायन नष्ट होते हैं, सूची की क्या जरूरत है जी। मैंने कोई लैब ट्रायल नहीं किए हैं। मैं तो देख रहा हूँ उसको पानी को पीने के बाद अति उत्तम हो जाता है, खेतों में उपज अच्छी हो जाती है। मेरे पास कोई जानकारी नहीं है कौन-कौन से केमिकल नष्ट होते हैं। मेरा हाइपोथेसिस है कि सब कुछ ठीक हो जाता है, सारी टॉक्सिसिटी खत्म हो जाती है। हाँ, दीमक के लिए हमको देखना पड़ेगा। माहू तो यही आपके हो जाएगा ना, जो आपको नीम का और मिर्च का और ये सारे बताया, उससे माहू ठीक हो जाएगा। कीट रोग भी उसी से ठीक हो जाएंगे। केवल दीमक के लिए आपको कुछ अतिरिक्त बताना है। दीमक के लिए जो बहुत सफल प्रयोग है, एक तो है यूकलिप्टिस। एक अनपढ़ महिला ने महाराष्ट्र में इसके ऊपर खोज की। पढ़ने से बुद्धि नहीं आती, पढ़ने से सूचनाएं आती हैं। बुद्धि तो एक जन्मजात गुण है। जब उसका प्रयोग करते रहो तो वो विश्लेषणात्मक बुद्धि, एनालिटिक ब्रेन मिलता है। जितना अधिक हम अपने बुद्धि का प्रयोग करेंगे, उतना वो तीक्ष्ण होती चली जाएगी। तो उस महिला के पास वो एनालिटिक ब्रेन है, उसने इसकी खोज की है। क्या है? यूकलिप्टिस दो प्रकार का है, एक विषैला, एक विषरहित। बाजार में जो अमृत धारा आ रहा है उसमें नीलगिरी तेल, यूकलिप्टिस ऑयल पड़ा हुआ है, वो विषैला है, इसलिए वो अमृत धारा बाजार का अब हानिकारक हो गया है। और बेचारे बनाने वालों को पता भी नहीं है, जो यूकलिप्टिस ऑयल बना रहे हैं उनको भी नहीं पता वो जहरीला तेल बना रहे हैं, और जो उसका दवाई में प्रयोग कर रहे हैं उनको भी नहीं पता। फिर हमको कैसे पता है? हमको प्रभु कृपा से पता है। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। याद रखिएगा, ये जो विवेक, ये बुद्धि और जो ज्ञान है, ये किताबों में सूचना मिलती है। जो ज्ञान है ये ऊपर से बरसता है। जितने तार हम उसके साथ जोड़ देते हैं उतनी ज्ञान की बारिश होती है। यदि सच ना होता तो गुरु नानक देव पीएचडी कॉलेज में जाकर करते, गुरु नानक देव के ऊपर लोग पीएचडी ना करते। आज ये हो रहा है, गुरु नानक देव तो कोई पढ़े ज्यादा नहीं थे, उनके ऊपर दुनिया भर के विद्वान पीएचडी करते हैं। बुद्ध के स्कूल कॉलेज में पढ़े थे, उन पे पीएचडी होती है। कबीर के ऊपर पीएचडी होती है। अर्थात ज्ञान का केंद्र कहीं और है, वहां से तार जुड़ जाए तो ज्ञान की बारिश होती ही है। वो कहां से कब आ जाती है सूचनाएं पता भी नहीं लगता। इसको बस ध्यान में रखिए। इससे आपके जीवन में यदि स्मरण किया, यदि इसके ऊपर चिंतन मनन किया, तो आपके जीवन की दिशा में बहुत से परिवर्तन होंगे, जो कि आज का हमारा विषय तो नहीं है, पर संदर्भ से प्रसंगवश विषय आ गया। कुछ कहना चाहते हैं नीलेश जी? गुरुजी, ये अपना जो कपूर आता है, हाँ, उसमें असली है या नकली है, कैसे पहचान पाएंगे? धुआं बहुत छोड़ता है तो नकली है, हाथ में पकड़कर शक्ति कम होती है तो नकली है। और भीमसेनी कपूर जो है उसका धुआं नहीं उठता, सुगंध बहुत अच्छी होती है, एनर्जी बहुत अच्छी आती है उसको जलाने से, पकड़ने से भी एनर्जी ज्यादा आएगी। ऊर्जा विज्ञान की तकनीक से आपको कोई धोखा नहीं दे सकता, लैब को धोखा दे सकता है। नकली घी में वो केमिकल डाल देंगे जो लैब टेस्ट में पास हो जाएंगे। आजकल 99% शहद नकली है, लैब टेस्ट में पास हो जाता है। वो लैब को धोखा दे सकते हैं, आपके शरीर को, ऊर्जा को नहीं। हाथ पे रखा, सारे शहद अभी तक फेल हो गए हैं 2 साल में मेरे पास, एक भी जो है अच्छा परीक्षा। अच्छा, ये अमृत धारा में आपने कपूर बोला है, और पिपरमेंट और अजवाइन। अजवाइन सत बोलते हैं, क्रिस्टल है सफेद रंग। अजवाइन सत। जी, हाँ जी, सभी की हम्म, जांच कर लेना ऊर्जा विज्ञान से। ठीक है। ठीक है, तो नीलगिरी तेल 2 प्रकार का हो ओके, गया, तो यूकलिप्टिस भी ठीक 2 है। प्रकार का हो गया, एक विषैला एक विषरहित। तो कैसे पता चलेगा कौन सा विषैला है और कौन सा विषरहित है? हम्म चौड़े पत्ते गुरुजी, का जो आपने यूकलिप्टिस खरपतवार है। नियंत्रण के बारे में बताया था। जी, खरपतवार नियंत्रण के बारे में बताया था, हाँ, वह समझ में नहीं आया था। हाँ, वह समझ में नहीं आया था। वो तांबे का धातु और मसूर के ढाल, उसका गणित जब कुछ समझ में नहीं चंद्रमा, आ गया। सुन लीजिए बीच में, जब चंद्रमा कन्या राशि में होता है, किसी और ने भी पूछा है ये, कन्या राशि में जिस खरपतवार को काटेंगे वो पौधा फिर उगता नहीं है। तांबे के उस औजार से काटेंगे तो उगना उसका और कठिन हो जाता है और समाप्ति की संभावना बढ़ जाती है। और यदि आपने छोटी वाली मसूर की दाल रात को भिगो दी, प्रातः मुंह में 1-2 चम्मच डाल लिए, उसको चबाते खाते हुए अगर आपने काटा, तो बस फिर वो कभी पौधा दोबारा नहीं उगेगा।
वो कोई भी पौधा होगा। कन्या राशि में तांबे के औजार से मुंह में मसूर रखकर यदि हमने किसी चीज को काट दिया, वो दोबारा उगना असंभव है। लेंटेना को आग लगा दो तो वो नहीं समाप्त होती और ज्यादा उगती है। इसी प्रकार आपका जो सागवान है, पूरे जंगल छत्तीसगढ़ झारखंड के नष्ट कर दिए हैं इसने, है ना, सब समाप्त कर दिया। सागवान जहां आग लगती है जंगल में तो ये और ज्यादा उगता है, सब समाप्त होता है। तो जो भी हानिकारक है, एक आपका जो है कीकर, अमेरिकन कीकर, कितना विनाश कर दिया है। हमारे एक बुद्धिमान कृषि वैज्ञानिक, उसने मंत्री ने हेलीकॉप्टर से ऊपर से बीज इसके छिड़कवा दिए अमेरिका के कहने पर, और पूरा बर्बाद कर के रख दिया गुजरात और राजस्थान को। उसको लकड़ी को जलाने से विष पैदा होता है। अब कीकर बर्बाद कर रहा है सारा कुछ, तो उसको क्या करना है, मुंह में मसूर की दाल डालो, भीगी हुई, भीगी इसलिए कि सूखी दाल चबाने में मुश्किल हो जाएगी इसलिए, और तांबे के औजार से, और पूरा पेड़ तो कटेगा नहीं, उसको जाकर चारों ओर से छाल 1 इंच उसकी काट डालो, पूरा पेड़ मर जाएगा, दोबारा कभी नहीं उगेगा। लेंटेना को काट दो, हाँ, और अगर नहीं तांबे का औजार तो लोहे से काट दो। कन्या राशि में जब चंद्रमा हो तब प्रातः के समय। अब तो समझ आया। हाँ हाँ जी हाँ। दूसरा और एक उपाय एक फंगस और, के साथ ही वायरस। दूसरा प्रयोग एक और बता रहा हूं। हाँ हाँ। जिस पौधे को नष्ट करना है उस पौधे को गौमूत्र में डालकर सड़ा दीजिए। जब 10 दिन वो सड़ जाए तो उसको छान कर और उसमें 5 गुना पानी डालिए, 10 गुना नहीं, 3 गुना 5 गुना पानी डालकर उसी पौधे पे छिड़काव कर दीजिए। हर पौधा अपने पौधे के बने हुए घोल से मर जाता है। प्रतिविष नहीं समझ आया? प्रतिविष बनता है कि उसका प्रतिविष हम्म? बनता है कि उसका क्या बनता है? उसका उसका प्रतिविष बनता है क्या? प्रतिविष बनता है, प्रतिजहर। वो स्वयं के लिए विष बन जाता है ना। डॉक्टर डेजी ने और डॉक्टर कोहली ने, हेड जैसे ऑफ द सांप सांप को डिपार्टमेंट काटता है, बॉटनी के हैं, कांटे को काट। थे चंडीगढ़ में, तो वहां पे यूनिवर्सिटी में थे, उन्होंने इसके ऊपर प्रयोग किया। पार्थेनियम कांग्रेस ग्रास को पानी में डाला, उसका एक्सट्रैक्ट निकाला, निकाल कर उसी पे छिड़का, तो मरने लग गई घास, जो आपकी कांग्रेस घास है। तो उसी का प्रयोग उसी गुरुजी पौधे ऐसा पे। एक प्रयोग हो गया है। गुरुजी ऐसा ही एक प्रयोग वेस्ट डिकम्पोजर में डाल के भी होता है, बहुत जल्द जल्द में। क्या? वेस्ट डिकम्पोजर में डाल के भी बनता है प्रतिविष उसका। अच्छा, आपका कह ऐसा रहे हैं प्रयोग गोमूत्र के स्थान पर बेस्ट डिकम्पोजर में डाल दें। हाँ, हो सकता डालने से वो जल्द से जल्द बनता है, और बहुत ही उसके अच्छे प्रभाव मिल रहे हैं अभी। है जी। आपने जो अपना अनुभव है वो लिखकर भी डाल दीजिए अच्छा गुरुजी, यस एक यस व्हाट्सएप कांग्रेस, ग्रुप में। यस यस। गुरुजी हाँ मैं हाँ। हिमराज बोल रहा हूँ, ये कांग्रेस घास ये बाहर से आया कि अपना इंडिया का ही था? 400 से भी अधिक प्रकार के विषैले बीज जो बाहर से भेजे गए, उनमें से कांग्रेस ग्रास भी ओह, ओके है ओके, ना। थैंक यू। भारत की खेती को नष्ट करने के लिए, वनों को नष्ट करने के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहे हैं। पर बस यस कष्ट सर। की बात ये नहीं है कि दानव अपनी दानवता दिखा रहे हैं। कष्ट की बात ये है जो आप देव लोग हैं, आप लोग सोए पड़े हैं, ये कष्ट की बात है। आपको मीडिया के द्वारा आपका ब्रेन कंट्रोल किया जाता है, और इसलिए आप कभी जागते ही नहीं, समाप्त होते जा रहे हैं और वो जागते ही नहीं। तो हमारा प्रयास है आपको जगाने का। आपके नहीं पास सर, समझ की कोई हम कमी आपको नहीं। पूरी साथ देंगे सर, हम आपको पूरी साथ देंगे, हम शपथ लेते हैं, और अरे हम लोग पूरा अरे आपका जो जी, सपना है पूरा स्वागत करके है, दिखाएंगे। स्वागत है। आप ही लोग तो मेरी जीवन की ऊर्जा हैं, मेरा उत्साह है, मेरा बल है। इसी थैंक यू आशा सर। में तो मैं जी रहा हूँ कि मेरा प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा, उसी आशा से मैं लगा हुआ। थैंक खैर, यू सर। तो अपना ये प्रयोग सरलता से हो जाएगा। अब हम यूक्लिप्टिस पे लौट कर आते हैं जी। जिसके पत्ते चौड़े हैं वो यूक्लिप्टिस अपने लिए लाभदायक है। जिसके पत्ते एकदम पतले हैं, चौड़ाई में 1 उंगली जितने चौड़े हैं, वो बहुत विषकारक पौधा है। जहां वो लगा होगा वहां पे मुसीबतें, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, धरती का प्रदूषण, मिट्टी का प्रदूषण, और हमारे मानसिक प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है।
जहां वो वृक्ष लगा होता है 25-50 साल में वो स्थान पूरा नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। मैंने स्वयं अपने शहर में देखा है, लोग कहते थे नष्ट हो जाएगा, तो जहाँ पे हमारा पुराना न्यायालय था वहां वो वृक्ष था, 3 वृक्ष थे, 4 वृक्ष वहां पे, पूरा वो उजड़ गया, वर्षों तक वहां पे उजाड़ पड़ा रहा। अब जाकर शायद 50 साल के बाद वहां पे पेड़ पुड़ कट गए हैं। अब वहां पे भवन नया बना है, वो पीडब्ल्यूडी का सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ऑफिस बना था। ऐसे ही हमारे यहाँ पे जेबीटी का एक हॉस्टल हुआ करता था, वहां वो पेड़ था। अभी भी वो सूखा पेड़ मेरे सामने खड़ा है, मेरे बचपन का पेड़ देखा हुआ है, वो पूरा उजड़ गया। तो ये बहुत बुरा वृक्ष है जिसके पत्ते कम चौड़े हैं। तो हम चले कहाँ से थे? हम चले थे दीमक से। तो अपने को वो वृक्ष यूकलिप्टिस का अच्छा या बुरा जो भी मिल जाए, बुरे वाला वृक्ष हो तो आपकी खेती पे थोड़ा दुष्प्रभाव तो होगा, आपके मन पे भी होगा। चौड़े पत्ते वाला यूकलिप्टिस मिल जाए, ऐसा भी होता है कि बुरे यूकलिप्टिस को काट दो तो कई बार वो चौड़े पत्ते वाला उगाता है, उसकी प्रजाति बदल जाती है। तो वो अपने को लेना है कितने, बस इतनी बाजू भुजा जितनी मोटी टहनियां लेनी है, इससे कम थोड़ी ज्यादा मोटी चलेंगी, इतनी लंबी 1.5 फुट की। वो 1 एकड़ में हमको जो है लगभग 30-40 टहनियां रख देनी है ना, लिटा देनी है, बस आपकी पूरी दीमक गायब हो जाएगी। और यदि आपको दीमक के दर्शन करने हो तो यूकलिप्टिस का ये टुकड़ा उठाना, इसी के नीचे मिलेगी। दीमक की ऊर्जा, जितने हानिकारक पदार्थ हैं उसका एक रहस्य सुन लीजिए प्रकृति का, उन सबकी ऊर्जा नकारात्मक है। वो चाहे मक्खी हो, चाहे मच्छर हो, चाहे हानिकारक कीट हो, वो शाकाहारी फसल को नष्ट करने वाले हो, प्रकृति ने ऐसा व्यवस्था कर दी, और रोगाणु हो, उन सब की ऊर्जा नकारात्मक है। और जो कल्याणकारी है वो सकारात्मक ऊर्जा है। तो ये यूकलिप्टिस नेगेटिव एनर्जी, अच्छे वाला भी नेगेटिव एनर्जी का है, और दीमक नेगेटिव एनर्जी, तो उसको वही सबसे अच्छा लगता है, वो वहीं जाके रहती है। तो एक तो दीमक का ये उपाय उस महिला ने ढूंढा जो महाराष्ट्र की थी, अनपढ़ महिला, एक प्रयोग। दूसरा सर प्रयोग, इक्विलिस्टिक क्या था? इक्विलोस क्या बोलना? यूकलिप्टिस, नीलगिरी, मतलब हाँ, नीलगिरी। ओके ओके, थैंक यू सर। है ना, यूकलिप्टिस की बात कर रहे हैं हेमराज जी। तो बस उसको रख देना, तो आपकी दीमक सब उसके नीचे ही जाकर रहेगी, उसको आपका खेत पूरा बच जाएगा। दूसरा, थैंक यू। अपना जो देसी मक्का है, मक्का के दाने निकालने के बाद जो बचते हैं उसको आप क्या बोलते हैं? हमारे इधर गुल्ला बोलते हैं, पंजाब में भी गुल्ला ही बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं? सेम सेम सेम। बस जो सेसा। दाना निकालने के बाद बचा, उसके टुकड़े 2-2, 3-3 इंच के बनाकर एक बड़े मटके में डाल दीजिए। मटके में डालकर उसको जो है 1 एकड़ में 2-3 जगह पे उसको दबा दीजिए। छोटे मटके में डालेंगे तो भी चलेगा, 2-3 जगह दबा दीजिए। कितना? पूरा गर्दन तक नीचे चला जाए वो। और उसके ऊपर एक खूब पतला कपड़ा बांध दीजिए, धोती का खूब धुला हुआ कपड़ा, या अपने जो है फटा हुआ कपड़ा कोई रहता है ना, उसका गिलाफ लिहाफ रहता है रजाई का, सूती, वो खूब धुला हुआ कपड़ा सा और पतला, उसके ऊपर बांध दीजिए। आप देखेंगे पूरी दीमक, हजारों दीमक उसके अंदर चली जाएगी, क्योंकि वो भुट्टे का जो गुल्ला है बचा हुआ, उसको बहुत पसंद है, उसकी पसंद का आहार है, पूरा उसमें रहेगा। आपकी जीएम अगर मक्का है तो क्या होगा मुझे नहीं पता। कांसे की थाली बजाने से, शंख ध्वनि करने से भी दीमक धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी सूर्योदय सूर्यास्त के ऊपर। और अपने को क्या चाहिए? अपना काम हो गया। एक जो बहुत अच्छे परिणाम हमको मिले कीटनाशक के, हमारे एक डॉक्टर मित्र हैं, डॉक्टर अशोक जी, यहाँ हिमाचल में। तो उन्होंने रिटायर होने के बाद वो बड़े अधिकारी भी रहे आयुर्वेदिक विभाग में। पता नहीं उनको क्या मन में आया कि मुझको प्रैक्टिस नहीं करनी है, पैसे नहीं कमाने, गाय पालनी है। वो महंगी महंगी 25-30 गऊएं ले आए, और एक पहाड़ी के ऊपर जहाँ पे मिट्टी 2-3-4 इंच ही होगी, 6 इंच होगी, चट्टाने ही चट्टाने हैं, वहां जाके गौशाला खोल दी। अब उनके लिए चारा पूरा करना मुश्किल हो गया उनको, अपना पूरी पेंशन उसी में लगाने लग गए। अब धीरे धीरे उनकी स्थिति थोड़ी ठीक हुई है। तो वहां पे किसी ने बताया अनार के पौधे लगा दो, लगा दिए। दीमक इतनी भयंकर थी, आधे से ज्यादा पौधे मर गए, दीमक ने खा लिए। अब इन्होंने अपनी बुद्धि लगाई,
गौ माता की कृपा से इनको समझ आई होगी, बताया तो किसी ने नहीं। गौमूत्र लिया, अपनी देसी गौएं सारी, उसमें जो है धतूरे के पत्ते, धतूरे के फूल डाल दिए। धतूरा जानते हैं ना आप, वो डाल दिए। नकली धतूरा आ चुका है, पहचान कर लीजिएगा। ऊर्जा विज्ञान से हमारे विषैले पौधे भी एनर्जी से भरे हुए हैं, और जो विदेशी पौधे हैं जो हमें मारने को बनाए गए हैं, उन पौधों में एनर्जी बिल्कुल नहीं है, उनको पकड़ने से ताकत निकल जाती है। दूसरा तरीका, धतूरे के पत्ते को ऐसे पकड़ना, तोड़ना, मसलना, मसल कर सूंघना, बहुत बुरी दुर्गंध आएगी। दुर्गंध आई तो असली, नहीं आई एकदम नकली। जंगली पौधों को भी बर्बाद किया जा रहा है धीरे धीरे, है ना, ध्यान रखना। हम एक बार दवाई बनाने के लिए गए, छत्तीसगढ़ में थे, किसी की दवाई बनानी थी गठिए की। मैं कहा नीले फूल का, उसको काला धतूरा बोलते हैं, वो चाहिए। तो जिनके साथ जा रहे थे, मैंने देखा सड़क के किनारे लगा है, मैं कहा ये तोड़ लो। जिस घर के आगे था पूछा, उसके फूल पत्ते फल हमने तोड़ लिए। गए वहां जहां जाना था बनाने के लिए, धो धा कर निकाला। पता नहीं मुझे क्यों शक हुआ कि धतूरे की जांच करनी चाहिए, ये ठीक नहीं है। सूंघा तो गंध बिल्कुल नहीं थी, पूरा फेंक दिया। 50-60 किलोमीटर गाड़ी में उठाकर लाए, फिर जाकर और जगह से लाए, वो सफेद फूल वाला धतूरा मिला। दुर्गंध थी बहुत उसके पत्तों में। ध्यान रखना धतूरा असली हो। तब आप बताइए, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताइए 10 लीटर गौमूत्र में हम कितना धतूरा डालेंगे? कोई बताएंगे? कोई तो 3 किलो। बताइए। 3 केजी 3 गुरु जी। किलो। बस बस बस, ठीक हो गया, ठीक हो गया। आप यहीं पर हैं, यह मुझे विश्वास हो गया है। पूरी तरह से उपस्थित हैं आप यहाँ। 3 किलो डालेंगे, काट कर, बारीक काटा, फल फूल टहनी पत्ता सब डाल दिया, और लगभग 10 दिन उसको सड़ने दिया। निकाल कर उसमें 10 लीटर पानी डालिए, उसका सिंचन करिए, कोई दीमक नहीं बचेगी, कोई बोरर नहीं बचेगा। यही किया डॉक्टर अशोक जी ने। बाकी बचा हुआ एक भी अनार का पौधा नहीं मरा। जो कृषि वैज्ञानिक थे, जो औद्यानिकी वैज्ञानिक थे, उनसे तो बात करते रहे, सब दोस्त थे, उनके पास कोई समाधान नहीं था। तो ये अशोक जी ने प्रयोग किया, तो अब दीमक के तो अपने सारे प्रयोग हो गए। सर कितने लीटर पानी में डाला उसको? 10 गुना पानी, 8 गुना पानी में डाल लीजिए, 10 गुना में डालिए और सिंचाई कर दीजिए। ओके ऐसा सर। 2-3 बार डालेंगे, छिड़काव करेंगे, तो भी पूरा पेस्ट कंट्रोल करेगा वो। अमृत धारा डालकर डालेंगे तो फिर और अधिक प्रभाव बढ़ जाएगा, है ना। तो अकेला धतूरा, और धतूरे के साथ फिर बहुत बड़ी रेंज कवर कर देगा आपका। आपका नीम, वो पत्ते अगर मिल जाए वो डालिए, करंज कहीं हो तो वो डाल दो। सीताफल के पत्ते बहुत जबरदस्त कीटनाशक होते हैं, वो मिल जाए तो वो डाल लीजिए, शरीफा बोलते हैं जिसको। हाँ, तो अपने पास क्या कमी है? एक रोग की, भारत की विशेषता है जो मैं समझ पाया हूँ, इनके पास एक रोग के 2-4 साल्ट हैं दवाई के रूप में, और सभी विषकारक हैं। अपने पास जो असाध्य रोग माने जाते हैं, जिनका क्यूरेबल नहीं मानते, उनका एक रोग का अपने पास 100-200 इलाज है। ये भारत है ना। तो अपने पास अनगिनत इलाज है एक एक रोग के। तो ये अपना हो गया। अब किसी ने कहा है कि जो 25 साल चलने वाली अमृत खाद है, ये दोबारा बता दीजिए। तो आप इसको मैं 2 बार बताऊंगा। अभी आप इतना समझ लीजिए कि इसके हमको क्या चाहिए। 100 किलो अपने को चाहिए अलग अलग तरह के पत्ते। अलग तरह का मतलब अलग वृक्षों के पत्ते नहीं है, अलग अलग स्टेज के पत्ते। कोमल पत्ते, हरे पत्ते, उसके बाद काले पड़ गए हैं जो पत्ते, पीले हैं जो पत्ते, ब्राउन हो गए हैं जो पत्ते, ऐसे अलग अलग तरह के पत्ते, घास पात, वो सब लेकर 100 किलो सूखी सामग्री। जो हरा है उसको भी सुखा लेना है, उन सबको मिलाकर 100 किलो। फिर अपने को धूल चाहिए 100 की 225 किलो। नदियों के तट पर जो बहाकर लाई जाती है मिट्टी, वो सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। गंगा का पूरा मैदान उसी मिट्टी से बना है, और उसमें इतनी क्षमता है, 7 अरब लोगों को, 7.5 अरब लोगों को विश्व भर को अनाज खिलाया जा सकता है, यदि भारतीय तरीके से उपज पैदा की जाए। तो वो मिट्टी चाहिए 225 किलो। और फिर अपने आप को लगभग 150 लीटर वो पानी चाहिए। 150-200 लीटर कौन सा? अमृत जल, जो हमने बनाया था। 1 किलो की जगह अपने को 9 किलो गोबर लेना, 1 किलो की जगह 9 किलो गौमूत्र लेना, याद है ना वो। और गुड़ 50 ग्राम की जगह 450 ग्राम लेना, 9 गुना करते जाना। तो वो फिर अपने आप को 3 दिन में अमृत जल बनाकर जो रखा है वो चाहिए।
फिर सूखी सामग्री को काट कर आपको 24 घंटे भिगोना, फिर 1.5-2 इंच की जो है 2.25 इंच की उसकी परत जमाना 10 बाई 3 फुट में, उस परत के ऊपर थोड़ी वो धूल डालना, ऐसे लगभग 25, 30, 35 बार में पूरा 3 फुट का ढेर पूरा वहां लगा देना। और उसके ऊपर सबसे ऊपर जो है वो घास जो है लंबी लंबी जो है पुराल, गेहूं का, धान का या पशुओं के चारे की घास वो लेकर उसी अमृत पानी जल में भिगोकर ऊपर से ढक देना 2-3 इंच की परत। 7-7 दिन के बाद उसको निकाल कर पलटा मारना। ऐसा 4 बार करना, 28-30 दिन लग जाएंगे। जब पलटा आपने मार दिया तो फिर उसमें नमी भी देखते रहना कि ठीक उचित नमी हो। मुट्ठी में दबाकर 5-10 बूंदें निकलनी चाहिए पानी की। बहुत निकला तो उसको खुला थोड़ा सूखने के बाद ढेर लगाना। इसके बाद फिर जब 30 दिन हो गए तो 30 दिन के बाद उसके ऊपर 300 ग्राम वो बीज बोना। 300 ग्राम बीजों को 21 दिन के बाद जो है ऊपर से कोमल पत्ते तोड़कर 25% उसी में दबा देना, डाल देना। फिर जो है 7 दिन के बाद जो पत्ते और पक जाएंगे वो 25% उसमें से छटाई करके उसी में डाल देना। फिर 7 दिन के बाद पूरा पौधा काट कर बारीक उसमें डालना। फिर घास से ढकना उसको जीवामृत में भिगोकर। फिर 21 दिन रखना। 7-7 दिन के बाद 4 बार पलटा मारना। इस प्रकार से फिर करना। हाँ, 2 बजे के बाद बात करिए, मेरी क्लास चल रही है। तो इस प्रकार से करना और फिर तैयार होगी अपनी खाद, उसको डाल देना उसमें खेत में। और जो खरपतवार है सब पत्ते पुत्ते सूखे उसमें बार बार डालते रहना। वो बार बार डालने से आपको जो है वो उसको जीवन मिलता रहेगा। अरे भैया जी क्लास चल रही है, 2 बजे के बाद फोन करिए। सर इसको आप एयरप्लेन मोड पे रख सकते हैं, जब आपका कॉल रहेगा ना तब एयरप्लेन मोड पे रखें फ्लाइट तो कोई मोड कॉल पे, रहेगा। फ्लाइट मोड पे फिर इस पे नेट इसी से चल रहा है जी, है ना। फिर तो ओह अच्छा 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 अच्छा, वो बंद हो जाएगा ना, नेट तो इसी में से आ रहा है ना। ओके ओके। तो ये ज्यादा ही नासमझ आदमी है। चलिए हम वॉल्यूम तो 0 कर सकते हैं और कुछ नहीं तो जी। राइट राइट। तो अपना मैंने दोबारा बता दिया, अच्छा है, दोबारा बताना कोई बुराई नहीं है। एक बार सुनने से कई बार याद नहीं रहता है। इसमें नमी को बनाए रखिए और जो अमृत जल है ये बनाकर सदा डालते रहिए। सर अपने पेड़ जो बताया वो एक ही पेड़, कोई भी पेड़ चलेगा कि अलग टाइप का कुछ? और आपने कौन सा स्पेसिफिक पेड़ पेड़? बताया कि उसकी जो कौन आपने सा? बोला कि पत्ते जो होते 100 किलो जो अलग अलग स्टेज के पत्ते होते तो हाँ एक ही। हाँ, वो कोई भी पत्ते जो अपनी देसी कोई ओके भी फसल है वो सब चलेगा। घास भी कहा ना, घास भी ओके चलेगी, है ना। ओके पत्ते अपने कोई भी चलेंगे। अलग अलग स्टेज के पत्ते, कुछ काले पड़ जाते हैं जंगल में, कुछ पीले पड़ जाते हैं, कुछ भूरे रहते हैं। तो अलग अलग स्टेज में उसमें अलग अलग प्रकार के एल्कलॉइड साल्ट्स वगैरह बनते रहते हैं, मिनरल बनते रहते हैं, अलग विटामिन उसमें होते हैं। इसलिए कहा है अलग अलग स्टेज के प्रकार के पत्ते उसमें प्रयोग करने हैं। ओके, तो अलग अलग चलिए, स्टेज के और अलग अलग पेड़ पेड़ के। हाँ, और भी अच्छा अलग अलग पेड़ के अगर होंगे, वैरायटी बदलने से अलग गुण आएंगे ना, और भी अच्छा है। पर सभी देसी ही ओके होने चाहिए। जंगल के हों, खेत के हों, केमिकल ओके। की खेती से दूर के हों, केमिकल वाले ना हो। बस इतना हो गया। तो अब अगर आपका कोई प्रश्न ना हो तो मुझे किसी और विषय पे बात करनी है। गुरुजी वायरस कंट्रोल के बारे में बताएं ना। कोई वायरस वायरस जरूरत ही नहीं है जी, शंख ध्वनि से वायरस समाप्त हो जाता है। और जो अभी प्रयोग मुझे आपको बताना है उससे सभी रोग ठीक हो जाते यस हैं यस ना। ठीक है। मैं कहा तो ना, ये एक ही बात के लिए अनेक समाधान है। इन वैज्ञानिकों के चक्कर में पढ़कर हम अपने समाधान ही भूल गए हैं, इसलिए मुसीबत में पड़ गए हैं। गुरु और जी हमारे एंजाइम पास का एक कौन बार फिर से बता दीजिए। है जी। जो एंजाइम कल बताए थे बनाने के लिए ना, वो एक बार फिर से थोड़ा बता दीजिए। हाँ चलिए वो बता देती है। इसको आप कम या ज्यादा मात्रा में बना सकते हैं, पर हम एक 20 लीटर के कैंपर के अनुपात को निकाल लेते हैं जरा, है। वो अपने को क्या करना है, 20 लीटर के कैंपर में अपना देसी गुड़ बिना सोडे वाला 1 किलो डालना है। 3 किलो कोई वनस्पति पदार्थ एक प्रकार के अनेक प्रकार के डाल देने हैं। इतने बारीक काट के डालना कि बाद में निकालना मुश्किल ना हो जाए आपको। और 10 लीटर पानी डाल देना है।
वो डालकर उसको छाया में रख देना है। जितना मौसम गर्म होगा उतना ज्यादा बढ़िया बनेगा ये। तो इसलिए बहुत ठंड हो तो जरा कपड़े से लपेट सकते हैं। 1 महीने में लगभग 15 बार इसको जो है गैस को निकालना है, पर ढक्कन पूरा कभी नहीं खोलना है। इसमें बाहर की हवा वापस नहीं जाने देनी है। 1-2 दिन के बाद इसको देखते रहिए, गैस निकालते रहिए। उसके बाद दूसरे महीने में 7-7 या 8 दिन के बाद इसकी गैस को निकालिए, कम बनेगी बाद में गैस। तो ऐसा 4 बार करिए, 2 महीने हो गए। तीसरी बार 15-15 दिन के बाद 2 बार करिए, 3 महीने पूरे हो गए। अब इसको जो है 90वें दिन, 100वें दिन को 10-5 दिन आज ज़्यादा हो जाए, कोई डर नहीं। सूती कपड़े से छानिए और जहाँ पे छानेंगे वहाँ पे कोई गोबर घी जला देना, जिससे पूरा वायुमंडल शुद्ध हो जाए। ये बहुत जबरदस्त प्रभाव होता है गोबर जलाने का। इस पे फिर बात करेंगे पंचगव्य उत्पादों के विषय में जब बात होगी। तो इसको छानकर बोतलों में रखिए। हर बोतल में 2-3-4 उंगल की जगह खाली रखिए ताकि गैस के लिए जगह रहे। कभी-कभी गैस निकालते रहना। अब इसका प्रयोग करिए। तो कैसे करेंगे? अपने खाने-पीने में प्रयोग करना है तो 1 लीटर में 1 ml डालिए। खेतों में डालना है तो 1 लीटर में 1 ml डालिए। खेत के पूरे विष समाप्त करने हैं, मेटालिक पॉइजन, केमिकल पॉइजन सभी को समाप्त करना है। तो क्या करेंगे? नेगेटिव एनर्जी को समाप्त करना है तो भी 1 लीटर में 1 ml, 200 लीटर के ड्रम में 200 ml और 10-10 दिन के बाद 3 बार डालेंगे तो खेत के लगभग सभी विष समाप्त हो जाएंगे। जब आपको लगता है कि विष पूरे समाप्त हो गए, 3 बार डाला, अधिकतम 4 बार, तो फिर 1 महीने में 1 बार डालेंगे तो चलेगा एंजाइम का प्रयोग। इस प्रकार करिए। और इसमें एक बात और जोड़ दीजिए, दुनिया में सर्वोत्तम एंजाइम सहजन का है, मुनगा का है, पर वो तभी बनेगा अगर आपके पास हॉर्टिकल्चर वाला पौधा नहीं है, साल भर में 2 बार फूलने वाला पौधा, उसमें सहजन के गुण नहीं है। वो आपको सहजन आपसे छीनने के लिए आपको वो खिलौना सौंपा गया है। उसका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना, उसको लगाना बिल्कुल नहीं। उसके पौधों को विकसित नहीं करना कभी भी। उसका बीज सफेद होता है, काला नहीं होता है। उसकी फली गोल होती है, तिकोनी नहीं होती है। उसको चबाने पर उसके पत्ते को, बीज को, फल को चबाने से 4-5 प्रकार के स्वाद नहीं आते। उसमें षड में से 5 रस होने चाहिए, वो नहीं होते। तीखा लगता है, थोड़ा कड़वा लगता है, थोड़ा मीठा लगता है, सरसों के बीज जैसा तीखापन भी आता है उसमें। वो सारे स्वाद उसमें नहीं आते नकली में, वो अपने को नहीं चाहिए। जिसका काला बीज है, जिसकी फली तिकोनी है, उसी के फूल, फल, पत्ते, छाल से ये एंजाइम बनाइए। दुनिया में इससे अच्छा जल शोधन का अभी तक कोई उपाय नहीं मिला है। बस थोड़ा सा डालिए। जबलपुर में मुझे कोई पति पत्नी ले गए, हमारे घर पे ठहरिए। बड़े श्रद्धा प्रेम से ले गए। वहाँ विश्वविद्यालय में था मैं, आए और कहती चलिए घर चलिए। घर ले गए। वहाँ पे जाकर पहला काम तो पानी पीने का था। 1 घूंट पीते ही तबीयत खराब हो गई, इतना उनका गंदा पानी था, खराब पानी। अब क्या करें? वहाँ तो रहना भी है और मैं देखा है आपने कितना पहलवान हूँ, इतना पानी खराब पीऊँगा, गलत खाऊँगा, तो जो थोड़ा और 10-20 साल काम करना है वो भी नहीं कर पाऊँगा। तो क्या करें? दैव योग से, प्रभु कृपा से सामने असली सहजन के 2 वृक्ष लगे थे। एक फली मंगवाई, कूट कर कहा बेटे इसको डाल दो जरा अपने मटके में। मिट्टी का बर्तन बेचारी ने मेरे लिए रखा हुआ। डाला। 15-20 मिनट के बाद गर्मी में प्यास तो लग रही थी, पानी पिया। लगा मैं गंगा जल पी रहा हूँ, चश्मे का पानी, बावड़ी का पानी पी रहा हूँ। एकदम विषों का प्रभाव समाप्त। वो कौन-कौन से विष थे मुझे नहीं पता। ये दर्जनों बार मेरे साथ हो चुका है। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि मेटालिक पॉइज़न, केमिकल पॉइज़न सभी समाप्त होते होंगे। यदि ऐसा ना होता तो जमुना जी का जल 6 महीने में इतना शुद्ध ना होता कि पशु उस पानी को पीने लगते। उस पानी को दिल्ली में हुआ था ना, बताया आपको, आर्ट ऑफ लिविंग के लोगों ने किया था। और वहाँ मछलियाँ पैदा हो जाएँ, ये ना होता। पक्षी आकर डुबकी लगाने लगे, ये ना होता, क्योंकि उसमें तो सब तरह के विष हैं जमुना जी में। इसलिए मेरा हाइपोथेसिस है कि सभी विष समाप्त होते हैं। आशा है अब इस पर गुरुजी ये सहजन गुजराती में क्या बोलते हैं उसको? मुनगा, सरगवो, मुनगा, सरगवा, सरगवा, सरगवो। ओके ओके, सरगवा, ड्रम स्टिक, थैंक यू। ड्रम हाँ स्टिक। हाँ, वो दुनिया का सर्वोत्तम जल शोधन का उपाय है। उसका एंजाइम डालिए, उसकी फली सीधी डाल दीजिए, उसके बीज कूट के डाल दीजिए। जल स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक
हो जाएगा। हाँ। तो अब मुझे हम आपके पास अपने ये पैक सब प्रोडक्ट्स, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपके पास ये सब प्रोडक्ट्स मिल सकता है? मतलब आप बनाते हैं आपकी आप मुझे यहाँ? लाला जी क्यों बनाना चाहते हैं? है कि मैं बनाऊं और आपको बेचता रहूं? और मुझे लालागिरी करनी होती तो मैं अपने कमरे में बैठकर मरीजों को देखता और दवाइयां देता और हर रोज जो है 10-5 हजार रुपए छापता रहता, है ना? तो आप मुझे क्यों बनाना चाहते हैं? थोड़ा बहुत चाहिए ओके तो जो मैंने नंबर बताया उस पर थोड़ा सा मिल जाएगा आपको। आप स्वयं बनाइए, नहीं तो मेरे कोर्स का ओके क्या ओके, लाभ नो है? प्रॉब्लम। ठीक है ना? ओके हाँ ओके सर। जी। थोड़ा सा लेना है तो कल जो आपको दिया था नंबर 98-173-12-121, वहां पे रुपेश जी से थोड़ा मिल जाएगा। 1000 रुपए लीटर ओके। घर में बनाएंगे तो 10 रुपए लीटर। तो अब आपके पास बहुत हम्म, पैसे हैं तो 1000 रुपए लीटर ले लेना। एक मैं प्रश्न आपको 10 रुपए लीटर वाला दे रहा हूँ। तो अब हम अपने पैकेज एक की ओर प्रश्न चले। एक प्रश्न हमको 1 एकड़ में से 8-10 लाख रुपया पैदा करना है, और हमने बहुत कुछ सुना, तो ये समझ आते आते वर्षों लग जाएंगे कि हमको क्या क्या कर देना है क्रम में। उसमें फिर जोड़ते जाइए जो मर्जी, पर एक रेखा चित्र, एक आउटलाइन जिसको बोलते हैं, वो तो बन जाए अपने कार्यक्रम की। तो पहला काम हमको ये करना है कि एंजाइम के द्वारा जमीन का शोधन कर देना है ना? दूसरा, अपने को देसी बीजों की व्यवस्था और पौधों की देसी की व्यवस्था कर लेनी है। तीसरा, आपको जो बताया था गौ कृपा अमृत, गोपाल सुथरिया जी का, आपने नहीं देखा होगा तो यूट्यूब पे देख लेना। वो है ना, जीवामृत बनाना, और ये मिट्टी बनाई जा सके तो ये मिट्टी बना लेना, अमृत जल बना लेना, अमृत मिट्टी बनाने का प्रयास करना। तो और भी कई तरह की खादें बनती है, पर उस चक्कर में अभी अपने आप को पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक जो बहुत जरूरी बात है आगे बढ़ने से पहले जो छूट गई है, प्लास्टिक की मल्चिंग मल्चिंग के बारे में कहा जाता है कि करो, तेजी से बीज उगते हैं, पर सारी भूमि हमको हो क्या रहा है, आंखों के सामने सच है, हम देखते क्यों नहीं है? हमको बताया जी प्लास्टिक के प्रदूषण से दुनिया बर्बाद हो रही है। प्लास्टिक के प्रदूषण से कैंसर सबसे ज्यादा फैल रहा है। समुद्र की मछलियां मर रही हैं उसके विष के कारण। एक और तो ये पराकाष्ठा, दूसरी ओर आपको क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आप पॉलीशीट बिछाकर अपना तालाब बनाओ पानी का, और वो जहरीला पानी फिर अपने खेतों में डालो, उस तालाब में पली हुई मछली मांसाहारियों को खिलाओ ताकि कैंसर जल्दी हो जाए। पूरे खेत में मल्चिंग करो प्लास्टिक की, ताकि पूरी मिट्टी डाइऑक्सिन फेरोन से भर जाए और आपके पौधे भी डाइऑक्सिन फेरोन से भरे हुए हो, ताकि कैंसर आराम से हो जाए। ये परस्पर विरोधी बातें, मत फंसिए इसमें, अपने विवेक का प्रयोग करिए। ये वो नासमझ लोग हैं जो एक और शराबबंदी का अभियान चलाते हैं और दूसरे हर साल करोड़ों रुपए के ठेके देते हैं। हर सिगरेट की डिब्बी के ऊपर कानून बनाते हैं कि कैंसर होता है लिखो, और सिगरेट बनाने का लाइसेंस देते हैं। ये क्या नाटक है, नौटंकी है? ये कल्याणकारी तो व्यवस्था नहीं है, तो विनाशकारी व्यवस्था है इनकी। इसको बदलना होगा, पर बदलने वाले कौन होंगे? जो संकल्प करेंगे वो बदलना है। बस संकल्प करिए, उसके बाद सब कुछ होने लगता है। संकल्प पक्का करिए, रास्ते खुलने लगते हैं। तो अपने को प्लास्टिक की मल्चिंग का कोई प्रश्न ही नहीं है। अपने को आच्छादन, भूमि को कहीं पे भी, जैसे अपनी बहन बेटी के शरीर को हम तन को ढककर रखते हैं, उसी को अच्छा मानते हैं कि ढका तन हो, इसी प्रकार धरती के शरीर को कहीं से भी खाली मत छोड़िए। पूरा बिछाकर कुछ वहां पे, खरपतवार हो, पराली हो, कुछ भी डालिए, ढक कर रखिए, तो धरती में नमी बनी रहेगी, शीतकाल का प्रभाव नहीं होगा। हमारे यहाँ के जो एक सांसद थे, वीरेंद्र कश्यप जी, तो हम किसी महात्मा जी की ओर से प्रचार करने के लिए उनके गांव में गए, तो रात को उनके घर पे रुके, तो फिर खेती की बात और गाय की तो होनी थी, जब हम लोग थे तो करनी थी हमको बात। तो बात हुई तो उन्होंने अपना अनुभव बताया कि देखिए मैंने यहाँ पे मटर के आसपास से पूरी खरपतवार को निकाल दिया, ये मेरा मटर गर्मियों में मर गया, सूख गया। जहां खरपतवार निकालने का समय नहीं मिला, वो मटर हमको अभी तक जो है फसल दे रहा है, अच्छी फसल दे रहा है। तो ये जो खरपतवार छोटी होती है, ऊंची नहीं उठती, फसल के नीचे नीचे रह जाती है, वो तो अपने लिए जीवनदायी है अपनी फसल के लिए।
वो उसको सर्दी से भी बचा देती है, गर्मी से भी, और नमी देर तक बनी रहती है वहां पे। हमारे यहाँ पे एक खरपतवार होती है बढेड़ा, मैं प्रयास करूंगा उसका पौधा भी मिल जाए, उसका लैटिन का नेम मुझे मिला था एक बार, फिर वो भूल गया मैं, उसको ढूंढना पड़ेगा आपको। गर्मी में और सर्दी में सब जगह होती है। वो उसका पौधा 3 इंच से ऊपर जाता ही नहीं, 3 इंच बहुत हुआ, 4 इंच। जिन बगीचों में, जिन फसलों में वो खाली जगह में लगा रहता है, वहां की उपज बहुत देर तक जीवित रहती है। हमारी जो महिला यहाँ की प्रधान बनी, उनसे मिलने के लिए खेत में चला गया, देखा पूरा वो बढेड़ा नाम का घास उखाड़ रहे हैं। मैं उनको बताया इसके लगे रहने के क्या लाभ हैं। आपकी जमीन तो अब गर्मी के शिकार बन जाएगी, सूख जाएगी, एकदम पत्थर बन जाएगी। बढेला लगा रहेगा तो नमी बनी रहेगी। तो ये कृपया ध्यान रखिएगा कि अपने को खरपतवार को काट कर या ऐसे का ऐसा, तो वैसे का वैसा रखिए, तो अपने लिए लाभदायक है। जमीन को ढककर रखिए, प्लास्टिक मल्चिंग तालाब में कोई प्रश्न नहीं। हमें कभी कभी वो तो बनाने पड़ेंगे तालाब, और जल संग्रह करना है तो दक्षिण और पश्चिम दिशा में यदि बनाएंगे तो उसको हमारे वास्तुशास्त्र में मृत्यु का द्वार कहा है, वो दिशा छोड़ देना। और जो टैंक बनाने हैं उसमें प्लास्टिक के स्थान पर एक बड़ा सरल प्रयोग आपको बता रहा हूँ, जो हमारा हजारों साल पुराना प्रयोग है, चूने का प्रयोग करिए ना। आधुनिकता का और प्राचीनता का संगम कर दीजिए। जो आपको घोल बनाना है उसमें आप क्या करें, 40 किलो चूना लेकर 100 लीटर के ड्रम में डालिए, उसमें 100-150 लीटर पानी डाल दीजिए और भिगा दीजिए 4 दिन, रोज हिलाइए। और फिर सीमेंट और रेता लेकर, थोड़ा मोटे कंकर वाला भी जिसमें हो कुछ सामग्री, ऐसा रेता लेकर उसमें पानी के नाम पर केवल चूने का पानी डालिए और कोई नहीं। और जो टैंक बनाना है, जितना बड़ा टैंक बनाना है वो खोद लीजिए। गहरा ज्यादा नहीं बनाना, 4 फुट, बहुत हुआ तो 5 फुट, पर आदर्श रहेगा 3 से 4 फुट गहरा। लंबाई चौड़ाई जितनी रखनी है रख लीजिए। और उसके किनारे को 45 कोण के अंश पर काटिए, सीधा नहीं रखना। अपने को टैंक के खर्चे पे केवल 25% खर्च करना है, 75% खर्चा अपने को घटाना है। और टैंक ऐसा बनेगा जो उनके टैंक से, सीमेंट वाले से अच्छा होगा। ये ऐसा टैंक है जो रेत में भी चलेगा, रेत में भी पानी आपका नीचे घुस जाता है, उसमें भी चलेगा। अब आपको क्या करना है, ये जो आपने मोटा रेता, बारीक कंकर, सीमेंट का घोल चूने के पानी में बनाया, इसको पूरे उस टैंक में फैला देना। दीवारों के ऊपर उसकी पुताई कर देना, पूरी परत 1 सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर की बन जाए। क्या है, सीमेंट और रेता। सीमेंट और रेते का अनुपात जो आप रखते हैं, 1:4 का रखते हैं, 1:6 का रखते हैं, वही रखिए। पर 1:6 में भी ये 1:4 से अधिक मजबूत होगा, कारण चूना। अब पुताई करने के बाद जब ये सूख गया, तब इसको पानी का छिड़काव करना शुरू कर दीजिए। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, बड़ी रोचक जानकारी है। सीमेंट की अगर आपने क्योरिंग, पानी की सिंचाई 15 दिन नहीं की तो क्या होगा, मिट्टी बन जाएगा, एक हथौड़ी मारो तो टूट जाएगा, है कि नहीं। और यदि आपने सिंचाई की तो 40 साल चल जाएगा, 15 साल बाद थोड़ा झड़ना शुरू होगा, 35, 40, 50 साल में पूरा झड़ जाएगा, है ना। एकदम कम आयु की चीज है। और सीमेंट लॉबी इसको बढ़ाती जा रही है। तो आपने यदि चूने का पानी इसमें डाला है तो सीमेंट का चरित्र बदल गया। अब ये आपका 500 साल तक नहीं झड़ेगा। और आपने यदि 1 महीना क्यूरिंग नहीं की, 2 महीने नहीं की, 6 महीने नहीं की, कोई बात नहीं, बरसात आएगी अपने आप क्यूरिंग हो जाएगी। जब जब पानी इसके ऊपर पड़ेगा, लगभग 50-100 साल तक ये आपका मसाला, ये आपका लेप पक्का होता रहेगा। केवल पक्का नहीं होगा, मिट्टी के अंदर घुसता रहेगा, इसकी मोटाई बढ़ती जाएगी छूने के कारण। तो आपका टैंक खूब मजबूत बन गया। इसमें पानी का संग्रह करिए, बारिश का पानी जो बहकर आ रहा है उसी में आने दीजिए, कोई व्यवस्था करिए, वो आना चाहिए वहां पे। तो वो पानी फिर एक एक बूंद करके मिट्टी में भी जाता रहेगा, चूने में से रिसकर। तो जो उसके टैंक के नीचे के ढलान के खेत होंगे, उनमें पानी नजर नहीं आएगा, पर फसल को पूरा पानी मिलता रहेगा। तो इसी का प्रयोग आप करिए टैंक बनाने। अब हम अपने
एक छोटे से कार्यक्रम, गोपाल जी का नंबर हाँ दे देंगे, मुझे फिर से आप अंत में पूछिएगा, वो दे देंगे। मैंने शायद आपको दे तो दिया था कल, आप लिखना भूल गए होंगे। ठीक है, डाल देंगे इसके ऊपर, नेट के ऊपर। तो अब आप अपना पूरा पैकेज सुनिए। वो क्या है, पहली बात, हमने जो है विषमुक्त किया खेती को, एंजाइम का, सैजन का हो तो अति उत्तम, नहीं तो जो भी हो अपने पास वो आपने डाल दिया। उसके बाद बीजों की व्यवस्था कर दी, फिर खाद की व्यवस्था कर दी, जीवामृत की व्यवस्था कर दी, और शुभ मुहूर्त को देखकर सही मुहूर्त में सही वार पे आपने जो है उसमें खेत में ट्रैक्टर घुमाया है। तो बड़ी भूमि है तो आपकी मजबूरी है, पर उसके बाद अपनी 2-4 देसी गऊओं को उसमें घुमा देना, तभी अच्छी उपज होगी। उनको घुमाना या चरने देना 4 दिन, उसमें कोई उसमें घास चारा जगह जगह रख देना, और 2-4 गाय है तो काम चल जाएगा। 25-50 गाय है तो बहुत आनंद हो जाएगा। कुछ करना है ऐसा जिससे उसके चरणों का स्पर्श आपके खेत में हो जाए, ये अगला काम कर देना। फिर जो भी आपको पौध लगानी है, जो फसल लगानी है, सही मुहूर्त में पृथ्वी से, जल से, वायु से, बीज से प्रार्थना करने के बाद लगाना। शुभ मुहूर्त में लगाना। और लगाने वाले यदि कोई मजदूर हो तो मजदूरों को बाद में तृप्त होने योग्य भोजन कराना, मीठा भोजन, अच्छा भोजन, वो प्रसन्न होकर जाए, वो दुखी होकर ना जाए, इस बात की व्यवस्था करना अगर मजदूरों से काम किया है। सबसे अच्छा तो आपका खीर का भोजन मानते हैं, उनको करवा दिया, संभव हो तो करवा देना, ना हो तो जो भी अच्छा भोजन है उनको करवा के, और जितना उनकी मजदूरी बनती है उससे 10-5% अधिक उनको हंसते हुए भेजना। फिर देखिए उपज अच्छी कैसी नहीं होती। अब ये तो हो गया मोटी मोटी व्यवस्था। कीटनाशक का हमने आपको बता दिया, ध्वनि तरंगों का प्रयोग आपको बता दिया, और जो आपके उड़कर पोलन आएगा, कीट आएंगे, उन बीमारियों से बचाव का उपाय आपको बता दिया। मुझे लगता है मोटी मोटी सारी व्यवस्था होगी। इसमें केवल एक ध्यान रखिए, मोनोक्रॉपिंग, एकल फसल उत्पादन से बचिएगा, वो हमको नहीं करना है। हर फसल, गेहूं लगाया है तो गेहूं और सरसों के बीच जो 1% डाल ही देना, अरहर वहां पे कहीं कहीं पौधा बीच में लगा ही देना, तुअर। अकेली फसल बार बार लगाने से भूमि की शक्ति नष्ट हो जाती है, ऐसी गलती मत करना। धान के बारे में शैवाल उसमें पैदा होने देना, मछली उसमें कोई छोटी छोड़ देना, उसके कारण वो विविध फसलों का प्रभाव उसमें आ जाएगा। यदि ऐसा मछली का प्रयोग नहीं हो सकता तो जिस मछली बाजार में मछली बिकती है वहां से मछली का जो कचरा बचा रहता है उसको उठाकर अपने खेत में, धान के खेत में, पैडी के खेत में थोड़ा सा डाल देना, कभी महीने में 1-8 बार, 6 महीने में 5-4 बार डल गया तो बहुत है। एंजाइम का छिड़काव उसमें करते रहना। ये हो गया। कीटनाशक का करते रहे। बलवर्धक पदार्थ अपने खेतों में डालता। बलवर्धक क्या हो गया, वही आपका शतावरी है, अश्वगंधा है, गुणप जल के स्थान पर आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। विदारी कंद सबसे सस्ता है, उसको आपने जो है 16 गुना, मतलब अगर आपके पास सूखा पदार्थ 1 किलो है तो 16 किलो में आयुर्वेद कहता है उसको पकाओ। जब 4 किलो रह गया तो वो गीले पदार्थ के बराबर हो गया। तो 4 किलो जो बचा उसको आप जो है अपना गौमूत्र में कितना डालेंगे, उसमें 10 लीटर में 3 ही किलो तो डालेंगे ना, गीले पदार्थ के बराबर हो गया। बस 10 दिन में तैयार करके उसको छिड़किए, खूब बल मिलेगा। यदि आपने फसल में अच्छा दूध डाल दिया, आधा लीटर दूध और 14 लीटर पानी और आधा लीटर गौमूत्र, ये मिलाकर फसलों में छिड़क दिया, वो फसल आप देखेंगे उसकी टहनियां, पत्ते सब ज्यादा बड़े और ज्यादा भारी हो जाएंगे, फल बड़े हो जाएंगे। छाछ का प्रयोग, ये बलवर्धक पदार्थ हैं सारे, इनका प्रयोग अपनी फसलों में करिएगा, आपको उत्तम फसल प्राप्त होगी। मंत्रों का प्रयोग, वह सब कुछ प्रयोग आपको कल जो बताए थे वो भी करिएगा। अब अगली आवश्यकता है हमारी, हमको 1 एकड़ में 1 के स्थान पर 4 या 5 फसलें एक साथ लेनी है। तो मैं आपको एक मॉडल जो मैंने सीखा है आपको बता देता हूं। वो मॉडल भारत में कईयों ने लागू किया है,
तो जिन महापुरुष ने मॉडल बनाया है वो 8 से 10 लाख रुपया कहते हैं मुझे 1 एकड़ में से मिल रहा है। वो सुन लीजिए, आपको अपने खेत में 10-10 फुट के ऊपर मजबूत बांस गाड़ देने हैं चारों ओर। ठीक है, उन 10-10 फुट के 8 से 10 फुट की दूरी पे जो गड़े हुए बांस हैं उनको आपको 18 गेज की तार से बांध देना है आर पार। बीच में भी खेत ऐसे लगेंगे, ऐसे सारे खेत को आपने बांस गाड़ देनी है मजबूत। कितने फुट का बांस? 11-12 फुट का बांस लगाइए। ये बांस आप 2 फुट जमीन में डालेंगे, 2.25 फुट, 4-5 साल में गल जाएगा। काट देंगे तो फिर 2-2.25 फुट नीचे जाएगा, तो इसका मतलब 4.5 फुट तो जमीन में चला जाएगा 2 बार में। तो अब लगभग 7 फुट बांस आपको ऊपर चाहिए। तो 7-4 11, 11.5 फुट, तो अपने को 11 फुट बांस कम से कम हो तो अच्छा रहेगा। ऊपर हम 6 फुट रखते हैं और 6.5 फुट मान लीजिए ऊपर रखना पड़ा, तो अपने आप को 6.5 और 4 11 और 12 11 फुट, 11.5 फुट से अपना काम चलेगा। मजबूत बांस गाड़ दिए। गाड़ने से पहले जितना बांस भूमि में जाना है उसके ऊपर तारकोल की पुताई कर दीजिएगा, तो बांस देर तक चलेगा। यदि आप बांस का ग्लूकोज स्टार जला देंगे तो बांस की आयु बहुत बढ़ जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। कैसे जलाना? उसको समाप्त करने के लिए या तो 4-6 महीने पानी में दबा कर रखिए, बहते पानी में। मुश्किल काम है, हर जगह पानी मिलेगा नहीं। खड़े पानी में दबा दीजिए, वो भी कई जगह व्यवस्था नहीं होगी। तो एक लंबी भट्ठी बनाइए जमीन में, लगभग 9-10 इंच चौड़ी भट्ठी, 1 फुट चौड़ी भट्ठी, लंबाई उसकी 10-12 फुट हो। उसमें लकड़ी वगैरह कुछ डालकर जला दीजिए, उपले वगैरह कुछ डालकर। फिर बांस को पकड़कर दोनों तरफ से उसमें सरिया फंसाकर कुछ व्यवस्था करिए। दोनों तरफ जो है उसके सिरे के ऊपर ऐसे क्रॉस करके लकड़ी या लोहे के वो रख दीजिए। एकदम आग के निकट वो बांस रखकर उसको घुमा घुमा कर तपाइए। सारे बांस इस प्रकार तपा दीजिए। तपने के कारण, खूब गर्म होने के कारण उसके अंदर जो वो मीठा है, जो ग्लूकोज है, जो स्टार्च है, वो सारा जल जाएगा। अब उसमें दीमक नहीं आएगी। मकान में लगाना है तो भी यही करिएगा। अब इस बांस को तारकोल में पेंट के ऐसे कर दीजिए। बिचुमन पेंट बाजार से मिल जाता है। और इससे आसान तरीका है कि 2.5 फुट एक पाइप लीजिए, उसको नीचे से बंद कर दीजिए फेविक्विक से, और उसमें बिचुमन पेंट थोड़ा 1-2 लीटर डाल दीजिए, और उसमें बांस में ऐसे डुबाया, निकाला और बाहर रख दिया। डुबाते गए, करते गए, कम हो जाए पेंट और डाल देना। ब्रश मारने का झंझट खत्म। और उसके सुराख जो है नीचे, उसमें भी चला गया बिचुमन पेंट। अब इसको थोड़ा सुखाइए। बिचुमन पेंट जल्दी से सूखता नहीं है, पूरा ना सूखे कोई बात नहीं। इसको रेत इसके ऊपर छिड़क दिया, पूरा रेत चिपक जाएगा बिचुमन पेंट पे। अब गड्ढा बनाकर इसको हमने 8-8, 10-10 फुट पे पूरे खेत में गाड़ दिया। 1 एकड़ है चाहे 10 एकड़ है, उस पे गाड़ दिया। गाड़ने के बाद इसको हमने 18 गेज की तार से आर पार बांध दिया। हर बांस में, इस बांस से गए बांध कर दूसरे पे ऐसे, तो सारे बांस एक दूसरे को सपोर्ट दे देंगे। अब ऐसे दूसरी ओर आप चाहें तो 20-22 गेज की तार लगा सकते हैं दूसरी दिशा में। उसको बांध दिया तो हमारे खाने बन गए उसमें पूरे में। अब हमको क्या करना है? देसी पपीता, टमाटर का एक आध पौधा हो तो उसके चारों ओर बो देंगे, तो 1 हफ्ते में इसके अंकुर फूट जाएंगे। नहीं है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा गोबर लगाकर, थोड़ा उस पर शहद मिलाकर या पुराना गुड़ लगाकर छिड़क कर बो दीजिए। देसी पपीते के बीज उगने देना, ये पहले से तैयारी शुरू कर देना। और जब वो बीज बड़े हो जाएं तो उसको बड़े गमलों में डाल देना। पॉलीथीन बैग में भी डाल सकते हैं। एंजाइम छिड़केंगे तो पॉलीथीन का जहर उसमें नहीं आएगा, समाप्त हो जाएगा। अब जो पौधे आपके 2-2 फुट के, 2.5-2.5 फुट के, 3-3 फुट के हो जाए ऊंचे, तब उनको आपको 2 पोल के बीच में 10 फुट की खाली जगह में उसमें उन पौधों को लगा दीजिएगा। पूरा साल निकल जाता है तैयारी में, पर थोड़ी बहुत फसल तो लेते जाना, तो आप ले ही रहे हैं। वो पपीता लगा दिया हमने। ये कितनी फसल हुई? पहली फसल हो गई पपीते की। दूसरा आपको क्या करना है? जितने ये बांस के डंडे हैं आपने गाड़े हुए, इन सब के पास कोई एक बेलदार बीज लगा देना, पर वो चौड़े पत्ते का नहीं होना चाहिए। कद्दू नहीं होना चाहिए, पंपकिन नहीं होना चाहिए, लौकी नहीं होना चाहिए। कोई और खीरा है, करेला है जिसका पत्ता कम चौड़ा है, खीरे का भी ज्यादा चौड़ा है, करेला है, कुंदरू है, ऐसा कोई पौधे देख लीजिए जो आपको
कम चौड़े पत्ते हों, वो बेलें लगा दीजिए और हर बांस के ऊपर घास बांध दीजिए। क्यों घास बांधनी है? इसलिए बांधनी है कि बेलदार जो हैं उसके जो क्लैम्बर हैं पकड़ने वाले, वो जो है वो तो बांस को पकड़ ही नहीं सकते, वो घास को पकड़ेंगे, ऊपर चढ़ जाएंगे। एक फसल पपीता हो गया, दूसरी फसल आपकी बेलदार हो गई है, तीसरी फसल जनवरी के मध्य में या जनवरी के अंत में समय नहीं है अदरक हल्दी बोने का, फिर भी बो दीजिए। 4 फुट का बेड, 1.5 फुट खाली, 4 फुट का बेड, 1.5 फुट खाली, नीची जगह, बेड ऊपर को उठा हुआ, उसमें अदरक पूरा बो दीजिए, हल्दी बो दीजिए, आपको जो भी समझ आए, अरबी वगैरह जो आपके अच्छा होता हो वो सब बो दीजिए, जो छायादार जगह पे अच्छे होते हैं। पूरा बोने के बाद उसके ऊपर जनवरी मास के मध्य में ही आपको क्या बोना है? भाजी बोनी है, बथुआ, चौलाई, धनिया, पालक, जो आपको उचित लगे वो फसल आपको एक बेड पे या सारे बेड पे एक जैसी, अलग अलग बेड पे अलग अलग तरह की, जितनी तरह की आपको भाजी अच्छी लगे। बहुत घनी, बहुत अधिक मात्रा में बीज लगाना है, कम नहीं लगाना है। मुट्ठी भर भर के उसको बो देना है और लगभग 20 दिन के बाद, 21 दिन के बाद आपको वो मिस्ट इरिगेशन ही करना है, पाइप को ऐसे पकड़कर या स्प्रिंकलर से, इस तरह से वो आपको प्रतिदिन सिंचाई करनी है। अब आपको जो है 20-21 दिन के बाद उसमें काफी पौधे ऊपर निकल आएंगे भाजी के। उन भाजी के पौधों को आपको ऊपर से ऐसे उखाड़ना है, जड़ सहित उखाड़ कर उसमें छिद्र बन जाएंगे जैसे केचुआ बनाता है। और याद रहे चारों अपनी धोती लगी हुई है, वो हम पहले ही कर चुके हैं, ऐसा मैं मानकर चल रहा हूँ। वो उखाड़ा तो अब जो बहुत ज्यादा बीज निकले हैं, बोए हैं हमने, तो भाजी लगभग 3 महीने निकलती जाएगी, कोई बीज पहले कोई बाद में, कोई पहले कोई बाद में, निकलता जाएगा। 3 महीने आप उसको मार्केटिंग करिए, बेचिए, जो भी करना है उसको करते जाइए। अब लगातार ये फरवरी, मार्च, अप्रैल के आसपास ये जाकर आपकी भाजी समाप्त होगी। तब तक इतने छिद्रों के कारण आपका अदरक हल्दी या जो कुछ भी आपने बोया उसके पौधे आसानी से बाहर निकल आएंगे, उगने लगेंगे। कितनी फसलें हो गई आपकी? एक पपीता आपका तैयार होने वाला है, उसका आपने 2.5-3 फुट का पौधा लगाया है, उस तार में से कोई रुकावट ना आए उसको सहायता करना बाहर निकल जाने के लिए। दूसरा आपका जो है बेल वाला पौधा हो रहा है, तीसरा आपका जो है भाजी आप ले चुके हैं, चौथा आपका हल्दी इत्यादि जो भी आपने अदरक जो भी बोया है वो चौथा तैयार होने वाला है, और पांचवा आपके पास कोई ना कोई दलहन, वो जो किनारे का बेड का स्लोप है उस पे बोइए, जो आपके खाली जगह जहां जहां नजर आए वहां पे बीज एक एक करके उचित दूरी के ऊपर, उसको घना नहीं बोना है, वो दलहन बो दीजिए। तो दलहन में से क्या होगा? फलियां निकलेगी। अगर आपने फ्रासबिन बोई है तो आपकी सब्जी अपनी बनेगी, बेचने योग्य भी, खाने योग्य भी, वो सब्जी आपको हो जाएगी। तो इस प्रकार 5 क्रॉप और नाइट्रोजन फिक्सेशन जो भरपूर होगी दलहन के कारण, वो अलग से है। तो इस प्रकार आप 5 फसलें जब एक साथ लेंगे, हो सकता है पहले साल ज्यादा सफलता ना मिले अनुभव ना होने के कारण, पर दूसरे साल आपको समझ आया कि अच्छा चलो अब इस मौसम में यहाँ पे अब टमाटर लग सकता है, अब दूसरी चीज, चौथी चीज, तीसरी चीज, ऐसा आप सोचते जाएंगे, करते जाएंगे। और यदि फूल झड़ते हैं तो फूलों के झड़ने का तो मैंने आपको बता ही दिया, उसके आसपास जो है हींग की डली बिछा दीजिए। और ज्यादा अच्छा तो ये होगा कि गौमूत्र में 10 लीटर गौमूत्र में 1 तोला या 2 तोला हींग डाल दीजिए, उसको 1-2 दिन रखिए, 10 दिन रखना आवश्यक नहीं है। रखकर और फिर उसमें 1 लीटर में 10 लीटर पानी लेके छिड़काव करिए तो आपका वात समाप्त हो जाएगा। फंगस के लिए आप छाछ डालेंगे। कीट कभी थोड़े बहुत आ जाए तो धतूरा, नीम इत्यादि का, करंज का, उसका प्रयोग आप कर ही लेंगे। तो इतना सब हो गया, ध्वनियों का प्रयोग आप करेंगे ही करेंगे। यदि आपको 30% उपज अधिक चाहिए सामान्य से, तो उसमें पहले गाय को घुमा देना, अपनी देसी गाय को, और ध्वनियों का प्रयोग, संगीत लगाना, गायत्री मंत्र लगाना, प्रातः सायं दोपहर जब भी हो, सुबह शाम तो जरूर लगाना। तो अपनी 30% उपज औरों से अधिक आना तो सुनिश्चित है। और
लगभग 90% खर्चा अपना कम होना सुनिश्चित है। हमारे ना फर्टिलाइजर डालना है, ना फंजीसाइड, ना पेस्टिसाइड, कुछ नहीं डालना है। अपने पास सब कुछ मुफ्त का है। बस इतना करिए, प्रभु कृपा से आपकी उपज बहुत अच्छी होगी। आप चाहें तो किचन गार्डन में, टेरेस गार्डन में इन सब उपायों का प्रयोग कर सकते हैं। मेरी ओर से तो ये एक सबसे छोटा पैकेज जो आपको देना था वो मैंने दे दिया है। अब आपका कोई प्रश्न हो तो उसका स्वागत है। सर अपने गुरुजी, ओके सॉरी। वात, कफ और पित्त ऐसा जिसमें मानव शरीर में होता है वैसा ही वनस्पति के शरीर में भी होता है क्या? तो वो कैसे पहचाने? वात क्या होता है, पित्त क्या होता है और कफ क्या होता है? पहचानने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। पहचाना जा सकता है पर आपको जरूरत नहीं है। आपको तो जब भी ये लगे कि मेरे पौधों में कोई रोग आ रहा है तो जो उपाय मैंने बताए हैं वो कर दीजिए। मान लीजिए आपको समझ ही नहीं आ रहा कि ये कौन सा रोग, किस कैटेगरी का रोग है, तो सभी वात पित्त कफ को नियंत्रित करने वाली जो प्रकृति में सर्वोत्तम औषधि हमारे ऋषि मुनियों ने ढूंढी है वो दो है, एक त्रिफला और दूसरा आपका गिलोय, गुड़ूची जिसको आप बोलते हैं। तो क्या करना, मोटा मोटा हाथ का कुटा हुआ त्रिफला। पहले तो मैं कह दूं आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, धन्यवाद। प्रश्न के बिना उपनिषदों की रचना नहीं होनी थी। फाइलें नहीं खुलती है प्रश्न के बिना, बंद पड़ी रहती हैं। ये तो आपने जो कंप्यूटर को जैसे ऑन करते हैं ना, प्रश्न लोगों के बीच में जो छुपा ज्ञान है उसको बाहर लाने का तरीका है। तो खैर, आपको त्रिफला वही लेना है और उसका फिर उस सूखे को आप कितने में भिगोएंगे? 16 लीटर गौमूत्र में 1 किलो को भिगोएंगे। 16 लीटर गौमूत्र में 1 किलो त्रिफला भिगो दिया आपने, और उसमें गिलोय भी कूट काट कर आपको जो है लगभग 3 किलो और उसमें 1.5 किलो, 4.5-5 किलो गिलोय डाल दीजिए। उसको 10-15 दिन पड़े रहने दें और इसको खूब अच्छे से मसलना पड़ेगा, क्योंकि गिलोय के अंदर जो है ना वो लेस स्टार्च वो पूरा निकालना है। वो उसको निचोड़ कर सब कुछ निकाल कर छान दीजिए और इस गौमूत्र को सुरक्षित रखिए बोतलों में। सड़ेगा तो नहीं, मटके में रखिए, जार में रखिए, और इसमें से 1 लीटर लेके उसमें 10-12 लीटर पानी डालिए, फसल पे छिड़काव करिए। बलवर्धक, स्वास्थ्यवर्धक, उपज बढ़ाने वाला, अत्यधिक और सर्व रोगनाशक वात पित्त कफ तीनों को समाप्त कर देगा। आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि वात पित्त कफ क्या। फिर आप एक बात भूल रहे हैं, सभी प्रकार के तत्वों की पूर्ति केवल गौमूत्र और गोबर कर रहा है। हमारी गाय की आंत में ए से बी सी डी ई जितने भी वो हैं विटामिन, हमारे गाय की आंत में आपको अलग से बाहर से कोई विटामिन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो यदि आपने 10 लीटर गौमूत्र कम से कम इतना और 2 किलो गोबर और 150 ग्राम गुड़ 10 दिन सड़ाकर छान कर 10 गुना पानी डालकर खेत में कभी कभी डालते रहे 10-15 दिन में, रोग नियंत्रण पूरे का पूरा हो जाएगा। 80% रोग मैंने आपको बताया था। हमारे एक मित्र ने जो प्रयोग किया वाराणसी में, उन्होंने बताया, वैज्ञानिक ने कहा 80% रोग केवल इस 2 चीजों के घोल से समाप्त हो जाएंगे। तो ज्यादा जटिल बनाने की जरूरत क्या है? कौन सा केचुआ, क्या नाम लेने की जरूरत है? हाँ, यदि आपके पास वृक्ष हैं तो वृक्षों में जड़ में कोई भी खाद डालने की जरूरत नहीं है। जहां उसकी दोपहर को छाया पड़ती है उससे बाहर 1 फुट 1.5 फुट चौड़ी एक नाली बनाइए, 3 इंच गहरी, ज्यादा नहीं, उसमें अपनी खाद डालिए और उसके ऊपर मल्चिंग कर दीजिए, घास पात बिछाइए और उसके ऊपर कभी अपना गोबर गोमूत्र का घोल छिड़क दीजिए, जीवामृत छिड़किए, गोकृपामृत छिड़किए, आपका पौधा बहुत अच्छे से ऊपर बढ़ेगा। केवल एक बात रह गई है आपको अब सिखाने की, मुझे लगता है प्रश्न तो कोई विशेष नहीं आ रहे, वो समझ लीजिए। अग्निहोत्र करने वालों की उपज जबरदस्त होती है। अब ये अग्निहोत्र कैसे होता है? एक पात्र है विशेष आकार का, पिरामिड के आकार का, तांबे का। तांबा एकमात्र ऐसी धातु है जिसके अणु पिरामिड के आकार के हैं। अरे कौन है ये? गुरुजी गिलोय मतलब गड़ो?
एक मिनट, ये कोई बच्चे के साथ है, सो रहा हेलो है। ये है शिव कुमार जी, साउंड अपने आप को म्यूट करिए। और ये फिर है नितेश वर्मा, नितेश जी अनम्यूट हो गए जी। तो अब हम फिर से लौटते हैं अपने विषय पे। विश्व भर में अग्निहोत्र के जो प्रभाव परिणाम मिले हैं उनके बारे में तो वर्णन बड़ा कठिन है। आप एक काम करिएगा, नेट के ऊपर जाइएगा, यूट्यूब में और गूगल सर्च इंजन में या किसी सर्च इंजन में लिखिएगा होमा थेरेपी। वो अग्निहोत्र बोलना नहीं जानते हैं विश्व भर के लोग, इसलिए वो होमा कहते हैं, होम से होमा। होमा फार्मिंग। आप देखिएगा जिन रोगों के आगे वैज्ञानिक हार मान गए, केवल अग्निहोत्र करने से वो रोग चले गए और उपज निरंतर बढ़ती चली गई। 1 एकड़ में अधिकतम 10-12, बहुत हुआ तो 15 टन दशहरी आम का रिकॉर्ड है भारत के वैज्ञानिकों का। कभी किसी ने 20 भी किया होगा, मगर 45 टन का रिकॉर्ड किसी का नहीं है। उत्तर प्रदेश के एक रमेश नाम के किसान का वर्णन है, जिसके बगीचे में 45 टन आम होते हैं और एक जो कम उपज का वर्ष होता है ना, एक में अधिक एक में कम, ऑफ सीजन, उनके आम के बगीचे में ऑफ सीजन होता ही नहीं है और वो कभी बाहर बेचने नहीं जाते। इतना अच्छा आम है जिसकी शेल्फ लाइफ 15-20 दिन, महीने तक है। स्वादिष्ट इतना है कि पूरे देश में इतना स्वादिष्ट आम और किसी का होगा नहीं जो केमिकल फार्मिंग करते हैं। दरवाजे पे, गेट पे, वहीं बगीचे के बाहर ही पूरा आम वहीं बिक जाता है अच्छे महंगे रेट पर। और 45 टन कहाँ, 10 टन 12 टन कहाँ, 45 टन। और इतना ही नहीं, पेरू के एक एमडी डॉक्टर आए थे बाबा रामदेव जी के उधर उनको बताने के लिए, तो बाबा जी ने तो उन पे कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने तो इतना ही कहा, हाँ हाँ हम भी हवन यज्ञ करते हैं। कुछ 10-12 लोग थे, उनमें सौभाग्य से मैं भी था। और जिन लोगों ने उनको लाए थे पेरू के डॉक्टर को, उनके साथ भारत के 2 कृषि वैज्ञानिक भी थे। तो वहां पे उन्होंने बताया, मेरे वहां पे अग्निहोत्र के कारण, आप सुनकर चौंक जाएंगे, 84 टन आम होता है। 84 टन, अविश्वसनीय, कोई विश्वास नहीं कर सकता। तो आप जरा इस अग्निहोत्र को समझ लीजिए, उसके मंत्रों का उच्चारण कैसे करना है वो देख लीजिए, तो आपकी अपने घर की, परिवार की समस्याएं भी ठीक होंगी। मैं चिकित्सक हूँ, मैंने तो अग्निहोत्र भस्म का प्रयोग तिलक लगाने में किया तो मानसिक तनाव चला गया। मेरे पास गुरुजी, एक योगेश नाम का डॉक्टर थे, युवा, उनको घर में कोई ऐसी समस्याएं थी, दुर्बल होते जा रहे थे, रंग पीला पड़ गया, आए तो लाल रंग के थे जब वो पढ़ाई करके आए, और जब महीना भर बीत गया रंग पीला पड़ गया। पूछा क्या हुआ, तो बताया उन्होंने कि जब मैं भोजन करता हूँ तो मेरे पिता पीकर आते हैं, रात्रि भोजन उनके सामने होता है, बस वो गालियां शुरू हो जाती है, इतना लाख मेरा लगा दिया, कमाया नहीं, ये वो उसी को सुनते सुनते भोजन होता है, मेरा स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। अग्निहोत्र तब मेरा चल नहीं रहा था, सामग्री नहीं थी। उसका भाग्य अच्छा था, 8-9 महीने के बाद अग्निहोत्र शुरू हो गया और मैंने उसको भस्म एक चुटकी दे दी तो अगले दिन देखा आंखों की चमक बढ़ी हुई है। एक पुड़िया खिलाई शाम को जब वो जाने लगा, और एक का सुबह घर में खा लेना उठकर, चमक बढ़ी थी। कहते गुरुजी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। अरे नहीं पागल हुआ है, मैंने कहा, जानबूझ के मैंने कहा, कुछ नहीं हुआ योगेश, तुझे वहम है, मेरे भाषण तूने सुने हैं ना, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, और मुझे नजर आ रहा था निश्चित प्रभाव है। दूसरे दिन फिर 2 पुड़िया, एक शाम को खिलाई, एक साथ ले गया, और चेहरे पे चमक। तीसरे दिन उसके चेहरे पे वही लाली थी जो 9-10 महीने पहले थी। मैंने कहा हाँ योगेश, मैं गलत कह रहा था, असर हो गया। तुरंत स्नायु तंत्र पर प्रभाव है जी, अद्भुत। अग्निहोत्र भस्म कोई छोटी चीज नहीं है, अंतरिक्ष की देव शक्तियों को खींचकर उस छोटे पात्र में ले आती है। नशे छूट गए उस भस्म को चाटने खाने से, लोगों के स्मैक एलएसडी छूट गई। आपकी फसलों में क्या नहीं हो जाएगा। आप एक बार इसको करिए, देखिए, समझिए, करिए। यदि कोई आपको मुश्किल आए तो आप ग्रुप में अपना डालिएगा संदेश, पात्र चाहिए, करने की तकनीक में कोई मुश्किल आ रही है, गोबर देसी कैसे बनाना है, उसके उपले कंडे, कुछ भी समस्या है,
आप अपना प्रश्न डालिए, हम प्रयास करेंगे आपके सभी समाधान करने का। गुरुजी मैं एक शेयर करना चाहता हूँ कि अग्निहोत्र से मैं एक बड़ा आयोजन में मैं शामिल था, उसमें बहुत सारे लोग आए थे अग्निहोत्र का इसके लिए। करीब करीब 1000-2000 लोग आए थे और एक साथ में अग्निहोत्र किया था। तो उस टाइम में उन्होंने बोला था कि जो पोल्यूशन होता है अपना एनवायरनमेंट का, वो साइंटिफिकली प्रूव है कि वो बहुत ही अच्छा हो गया था, मतलब बहुत पोल्यूटेड एयर में किया था तो हाँ वो पूरा हाँ, वो एनवायरनमेंट अच्छा हो हमारे गया था। पास लिखित रिपोर्ट है। आप नेट के ऊपर जब देखेंगे होमा थेरेपी के बारे में, तो उसमें स्पष्ट लिखा है ये गैसें बनती हैं। वो प्राकृतिक है, सिंथेटिक नहीं है। एक कुछ सज्जन पूछ रहे हैं अमृत मिट्टी का प्रयोग 1 एकड़ में इस मिट्टी को डाल दीजिए, जितना हमने बताया आपको 1 एकड़ के लिए गुरु पर्याप्त है ये। तो गुरुजी अग्निहोत्र पे अध्ययन करिए, समझिए और उसको प्रारंभ करिए। गुरुजी ये जो पुणे के इंस्टीट्यूट है ना, उसमें वो किया था परीक्षण। उन्होंने सर्वेक्षण किया था अग्निहोत्र के बारे में। 10,000 घन स्क्वायर के फुट में वो पूरा जो माहौल है वो पूरा शुद्ध है, वो पवित्र मंगल कर देता है, ऐसा उनका जी, सर्वेक्षण आप है। ठीक, आप महाराष्ट्र से हैं क्या? हाँ हाँ। और मैं एक व्यक्ति से जानता हूँ, अहमदनगर में माधव आश्रम का और भी एक उप आश्रम बन गया है, जो अग्निहोत्र पोद्दार रविंद्र जी साहब जाजू है ना, उसको चलाते हैं, अग्निहोत्र हाउस के नाम सालुंग के से। सन 92 राजन में सालुंग। उन्होंने ही मुझे अग्निहोत्र सिखाया था, रविंद्र जाजू ने। हाँ और क्या? उनके साथ तो एक उन कोर्टिकर जी नाम के एक आयुर्वेदिक चिकित्सक आए थे, उन दोनों ने पहली बार हाँ, हमको अग्निहोत्र सिखाया था। उन उनसे मैं जुड़ा हूँ बहुत दिनों से। बहुत और अच्छा। आप काम क्या हाँ, करते हैं? मैं जैविक खाद और पेस्टिसाइड का दुकान है, पर मेरा ऐसा मानना है कि किसानों को स्वयं स्वाभिमानी खेती यानी स्वयं पूर्ण खेती करने की और बढ़ावा देने के लिए मैं काम कर रहा हूँ। और मैंने किसान उत्पादक ठीक है, कंपनी स्थापित की है, अभी 1 महीना ही हो गया है, ठीक है, किसानों ठीक है। के द्वारा जैविक और किसानों उत्पाद के धीरे लिए। धीरे अपने जैविक उत्पाद जोड़िए। अब हमको आपसे एक बात अवश्य करनी है, फिर हम इस विषय को समाप्त करते हैं। हमारा हाँ, 1:20 हो रही है। तो अब मुझे आप सबसे जानना है, पहली बात, क्या आप सबने अपना जो जानकारी भेज दी, नाम, मोबाइल नंबर, कहाँ से हैं, क्या करते हैं, कितनी पढ़ाई है, और आपके पास गाय और भूमि कितनी है कि नहीं है, और आपका यदि गाय और भूमि नहीं है तो उद्देश्य क्या है? ये अगर किसी ने नहीं भेजा तो मेरा आपसे निवेदन है, सब लोग भेज दीजिएगा। हो सकता है कभी आपकी और मेरा आना हो जाए। हैं? पूरे देश में घूमता हूँ तो कभी गुरुजी उधर भी एक शायद आखिर बना का हो। सवाल। एक बात। दूसरी बात। एक आखिर का सवाल। हाँ, बोलिए। एक आखिर का सवाल है कि जो अग्निहोत्र है, अग्निहोत्र पात्र है, जिसका वो पिरामिड है इजिप्ट में, हाँ, अगर आज जो कोल्ड स्टोरेज बनाते हैं जो गलत है, गलत तरीके से वो ज्यादा दिन तक टिकने के आपकी लिए बात और ठीक है, जंग इस विषय लगाने को के लिए वो लंबा स्टोर मत पे रखते डालिए। हैं, आपका ज्ञान किस बहुत अच्छा है, आपके साथ बैठेंगे। अब पिरामिड के आकार के अमेरिका में दूध के पात्र बनाए गए डिब्बे, उसमें दूध जो है कई दिन तक खराब नहीं होता है हाँ, पिरामिड का बनाने के कारण। बिल्कुल ठीक है, आप अपने घर की छत यदि पिरामिड के आकार की बना देंगे तो उसके कारण फिर आपके घर में स्वास्थ्य समृद्धि खूब बढ़ जाएगी। और पिरामिड के बने हुए छोटे छोटी शीट मिलती हैं, उनको अगर आपने रोगी के बिस्तर के नीचे रख दिया तो रोग दूर होते हैं। ये पिरामिड का विषय ऐसा है जो पूरा दिन हाँ नेटवर्क। बीच में जाता है ना। तो खैर कोई बात। हम्म। तो एक यदि आपको ठीक लगे तो मुझे मेरे साथ जुड़े रहे हम आपस में, तो नहीं भेजा तो भेज दीजिएगा अपना व्यवसाय पे। कहीं पुजारी हैं, साधु हैं, पंचगव्य के संत बारे हैं, में आपने नहीं प्रभु हैं, बताया, हिंदू कृपया हैं। पंचगव्य के बारे में बताइए। क्या कहा अपर्णा जी? पंचगव्य के बारे में सर। इसके बारे में? पंचगव्य। पंचगव्य। हाँ, जी। ठीक है, वो भी ले लेते हैं विषय, ठीक है। तो पंचगव्य भी आप बना सकते हैं, अति उत्तम परिणाम है। पौधों की जड़ें खूब लंबी होती है, उपज खूब बढ़ जाती है। तो उसमें आपको क्या करना है? आपको दूब का रस ले लेना है, कूट कर 1 लीटर, यदि मिल जाए, ना मिले तो आधा लीटर ले लेना। गुरुजी का नेट हो गया है। जूम को लगता है स्वीकार नहीं है हमारी बातचीत। तो 1 लीटर गौमूत्र ले लेना और उसको 1 किलो गोबर में डाल देना। गोबर में डालकर उसको घोल कर कपड़े से निचोड़ लेना खूब अच्छी तरह।
हाथ से दबा दबा कर, और उसमें आप 1 लीटर दही डाल देना, 1 लीटर दूध डाल देना, और पाव या आधा लीटर जो आपको दूध का रस मिला, दर्भ कहते हैं जिसको, वो डाल देना, और घी उसमें डाल देना 50-100 ग्राम। उसको अच्छे से फेंटना। तो इसमें 1 किलो गुड़ भी डाल लेना पुराना, शहद हो तो अति उत्तम, नहीं तो गुड़। ये तो एक तरीका हो गया। आपको छान कर इसका छिड़काव करिए 10 गुना पानी डालकर। तो एक बच्चे को ले जाओ साथ से, तो उसको जो है डालना। दूसरा तरीका ये है कि अपना 2.5-3 किलो गोबर लेना, उसमें 1 किलो जो है घी डालकर, कम से कम आधा किलो होना चाहिए शुद्ध देसी गाय का घी। कुछ नहीं दे रही है, ये गड़बड़ कुछ अधिक हो रही है। उसको अच्छे से मसलना 3 दिन तक, गोबर को रोज मसलना, वो पूरा उसमें समा रही है। जब जो है गोबर में घी अच्छी तरह से मिल जाएगा 3 दिन में रोज मसलने से, तब आप जो है 10 लीटर गोमूत्र लो, और उसमें जो है 2-2.5 किलो दूध डालो, 2-2.5 किलो दही डाल दो, और ये पूरा गोबर भी उसी में डाल दो। दूध का रस मिल जाए तो डाल। नेट मेरा बार बार बंद हो रहा है। थोड़ी सी देर में 3-4 बार नेट बंद हो गया। जरा कुछ आप उपाय कर सकते हो तो बताओ जो। तो खैर, तो बस वो आपका पंचगव्य बन गया। उसको डालने से खाना खा के बैठे। क्या हो गया गुरुजी? आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ, ये अपने आप म्यूट हो जाता है जब नेट कनेक्शन